हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटीजे नीट। आज का हमारा 12th स्टैंडर्ड का आईटीजे मैथमेटिक्स का चैप्टर जो चल रहा है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, उसी में हम कंटिन्यू करेंगे। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, उसी के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर हम और डिटेल में बात करने वाले हैं। अभी तक जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बेसिक्स बताए गए हैं कि एग्जैक्टली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब होता है, किन सर्कमस्टांसेस में आप उसे करते हैं और किस तरीके से आप करते हैं। खैर, उससे रिलेटेड और ज़्यादा क्लैरिटी और कई प्रॉपर्टीज आज के लेक्चर में हम एक्सप्लोर करेंगे विद अ लॉट ऑफ इलस्ट्रेशंस एंड एग्जांपल्स। तो आज के लेक्चर में हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को और कंसोलिडेट करेंगे, स्पेसिफिकली उसे और बेहतर बनाएंगे और उस पर और क्लैरिटी आज डेवलप करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस लेक्चर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बात पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स का ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है www.magnetbrains.com, ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है। यानी कि हम क्वालिटी एजुकेशन आपको डिलीवर करते हैं एट एब्सोल्युटली नो कॉस्ट, एट एब्सोल्युटली जीरो कॉस्ट। आप सोच के देखिए एक बार स्टूडेंट्स, किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे IIT JEE, नीट, NTSC, ओलंपियाड, CUET, इस तरीके से हम ऑलमोस्ट हर सेक्टर, हर सेगमेंट में क्वालिटी एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब है, मतलब कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई ऐसा नहीं है ट्रायल वर्जन खत्म होकर फिर वो पेड वर्जन शुरू हो जाने वाला है तो आपसे फी मांगी जा रही है। पूरे तरीके से पूरा पैकेज, पूरा कोर्स एट एब्सोल्युटली नो कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करेंगे और सबसे पहले ये देखेंगे कि हम आपको IIT JEE मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें देने वाले हैं। तो ये जो IIT JEE का मॉड्यूल आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है, सबसे पहले तो हम ये इंश्योर कर लेने वाले हैं स्टूडेंट्स कि हम आपको हर एक टॉपिक पर बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव, थरो एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ बनाएंगे जिसमें कई सारे इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स रखे जाएंगे ताकि आपको अच्छे से हर कंसेप्ट की कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी दी जाए, अच्छे से क्लैरिटी दी जाए। ना सिर्फ इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल, बल्कि ऑफकोर्स हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपको कंसेप्ट और मजबूती से क्लियर हो, और फिर हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस भी कुछ रखकर उस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। इसी के साथ साथ जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होगा तो उसकी क्लैरिटी के लिए, उसकी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको उसी टॉपिक पर DPP दे दी जाएगी, जिस DPP को प्रैक्टिस करके आप उसे और टॉपिक को कंसोलिडेट करेंगे। DPP का भी PDF फॉर्मेट में सोल्यूशन आपको मिलेगा और उससे आप इस कंसेप्ट को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को और बेहतर बना पाएंगे। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि हम इंश्योर करने वाले हैं कि हम हर एक चैप्टर पर आपको 1500 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक दें ताकि आप अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और उस चैप्टर को और मजबूत बनाएं और अच्छी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि हम आपके डाउट्स तक रिजॉल्व करने वाले हैं। आपके डाउट्स एड्रेस हो सकते हैं बस एक सिंपल तरीके से, इस वीडियो में एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिखाई देगा आस्क योर डाउट, वहाँ क्लिक करिए, अपने डाउट्स हमें फॉरवर्ड करिए, आपके डाउट्स भी हम रिजॉल्व करेंगे विद इन 24 आवर्स। और सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, आपके सारे इश्यूज़, कोई भी परेशानी हो, हम बेशक सारे फैकल्टी मेंबर्स वक्त पर आकर आपके उनको कंसर्न्स को एड्रेस करके रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी सारी परेशानियां से आपकी एकेडमिक्स अफेक्ट ना हो और आप वो रिजॉल्व होकर चीज़ें फोकस कर पाएँ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स पर जो आपकी है IIT JEE की प्रिपरेशन। एंड ऑफ कोर्स हम आपके लिए JEE मेंस और एडवांस के पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस, वीकली लाइव टेस्ट और आपके वन शॉट रिविजन भी लेकर आएंगे जिसके थ्रू आप हर चैप्टर को कंसाइज, प्रिसाइज मैनर में विद अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स एक रिवाइज करके अच्छे से अपनी एग्जाम दे रहे होंगे। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स हम लाने वाले हैं आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, यानी JEE मेंस और एडवांस के लिए आपके लिए काफ़ी सारे मॉक्स जिसको देकर आप अच्छे से अपनी एक्चुअल एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ स्टूडेंट्स आपके लिए लेकर आने वाला है मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE मॉड्यूल एट फ्री ऑफ कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें, लास्ट लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन की मल्टीप्लिकेशन पर क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन का स्कोप ना रहे और अच्छे से आप सारी चीज़ें कंटिन्यू कर पाएँ। अगर मैं सीधे सीधे बात करूँ तो ध्यान सुनिएगा, अगर मुझसे कोई कहता है A और B दो मैट्रिसेस हैं तो उनका प्रोडक्ट इन अदर वर्ड्स, मतलब A is conformable to B, A is conformable to B for multiplication if the number of columns of A is the same as the number of rows in B। अगर ये A क्रॉस B दिख रहा है, मतलब A का ऑर्डर B और ऑर्डर ये जो है ये इसी तरीके से है कि A पहले आ रहा है और B बाद में आ रहा है, तो ऑफ कोर्स सर अगर A का जो ऑर्डर है वो M क्रॉस N है और B का भी ऑर्डर कुछ है, तो हमें सीधी सी बात, ऑर्डर से सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि सर A की जो नंबर ऑफ कॉलम्स है क्या वो B के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। अगर ये होगा तो ही ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। इस बारे में हम बात कर चुके हैं कि सर ऑफकोर्स अगर A M क्रॉस P है, B अगर P क्रॉस N है तो ऑफकोर्स A भी तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये P और ये P सेम हो। ऑफकोर्स वो तो सेम यहाँ पर दिख ही रहा है। और A क्रॉस B का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, M क्रॉस N। इस बारे में आई थिंक हम डिटेल में डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आऊँ, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कंसर्न की तरफ आऊँ, व्हाट डू यू मीन बाय प्री मल्टीप्लिकेशन एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। बहुत ज़रूरी बातें हैं स्टूडेंट्स, इन्हें बहुत ध्यान से रखिएगा। सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर ये B लिखा हुआ है, अगर मैं B को
मतलब बी को ए से लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो दिस इज कॉल्ड प्री मल्टीप्लिकेशन। ये ए से मैंने इसको बी में प्री मल्टीप्लिकेशन किया। एंड व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट मल्टीप्लिकेशन? जैसे यहाँ लिखा हुआ है बी, और बी को मैंने ए को, मतलब बी को मैंने ए से राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया, तो ये हुआ पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। और आई होप यू आर रियलाइजिंग दोनों अलग अलग बातें हैं। अलग अलग बातें बहुत ज़रूरी मैनर में समझ लेना इसलिए ज़रूरी है। आई होप पहले तो मैं अगर ए इंटू बी की बात करता हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा, सोच के देखो, अगर ए और बी की बात करते हैं तो जैसे ये है आपका ए और ये है आपका बी, है ना। लेट्स से ए का कुछ ऑर्डर है, लेट्स से इसका ऑर्डर है, मैं कुछ भी लिख देता हूँ ना, लेट्स से इसका ऑर्डर है ए क्रॉस बी और इसका ऑर्डर है सी क्रॉस डी। तो आप रियलाइज़ कर पा रहे हो ना, ए इंटू बी मतलब ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब भी बी और सी सेम हो। क्या आपको ये बात याद आ रही है? बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। और अगर आपसे कोई पूछता है कि बी क्रॉस ए एग्जिस्ट करता है क्या, तो बी क्रॉस ए का एग्जिस्टेंस अभी पॉसिबल है। जैसे मान लो बी क्रॉस ए में बी का ऑर्डर क्या था, सी क्रॉस डी, और ए का ऑर्डर क्या था, ए क्रॉस बी। तो सर ये तब ही पॉसिबल है जब ये डी और ये ए सेम हो। क्या आपको बात समझ आ रही? मतलब आप ऐसे ही किसी में भी किसी का प्री मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो। जब आपको करना है तो ऑफकोर्स याद करना पड़ेगा कि आपको जब ये जो पहला वाला, जब आपका पहला वाला मैट्रिक्स जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर रखा हुआ मैट्रिक्स है, उसके कॉलम्स जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है उसकी रोज से मैच हों, है ना। सेम बात यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पहला वाला मैट्रिक्स है जो लेफ्ट हैंड साइड पर रखा हुआ है, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की रोज से मैच हो। अगर मैं आपको प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन थोड़ी और क्लैरिटी देने की कोशिश करूँ, सो व्हेन वी से वी मल्टीप्लाई ए बाय बी देन इट कुड मीन ऑब्वियसली ए बी और बी है। सो ये बहुत सा एम्बिगियस सा स्टेटमेंट है, बट ऑफ कोर्स अगर आपको चीज़ें समझनी है कि प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करता है। सीक्वेंस मैटर कर रहा है मतलब ए बी और बी ए सेम बात नहीं है जहाँ तक मैट्रिक्स की बात है। मतलब जैसे हम नंबर्स के बारे में सोचते हैं स्टूडेंट्स, नंबर्स में बहुत सॉर्टेड सी डेफिनेशन होती है। नंबर्स कैसे होते हैं, आप 2 इंटू 3 कर लीजिए या 3 इंटू 2 कर लीजिए, एक ही बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चीज़ें सॉर्टेड सी हैं, यहाँ पे ये भी 6 देगा वो भी 6 देगा, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में प्रॉब्लम है, इसीलिए हम बस ऐसे ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, हमें थोड़ा सा केयरफुली चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। जैसे कि आप प्लीज़ इस बात को समझिए, हम ये तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स की ए बी और बी ए नेसेसरीली ज़रूरी नहीं है कि वो सेम बात हो, सेम हो, इवन उनका एग्जिस्टेंस हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो ऑफकोर्स याद रखिए स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से। एंड इवन अगर ए बी डिफाइंड हो या बी ए डिफाइंड ना हो, या बी ए डिफाइंड हो या ए बी डिफाइंड हो, या मान लेते दोनों ही डिफाइंड हो, तो दोनों इक्वल हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो ये बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पर सबसे ज़रूरी बात मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो ये कि पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है। बहुत ध्यान सुनिए। To avoid this, when we say product AB, it would mean the matrix A post multiplied by B. The matrix A is post multiplied by B. या फिर इसको एक और कहने का तरीका क्या हो सकता है, that matrix B is pre multiplied by A. Pre multiplied by A. क्या post और pre का मतलब समझ आ रहा है ना? When we say product BA, it would mean that A is pre multiplied by B. I hope आपको बात समझ आ रही है। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। बड़ी सिंपल सी बातें मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। जैसे अगर यहाँ पर मैंने लिखे हैं आपके सामने दो मैट्रिसेस सी और डी, है ना, तो दोनों को देखने के दो नजरिए, ऑफ कोर्स वो चांसेस तो सेम होने चाहिए। सी और डी में अगर मैं आपसे बात करूँ, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स था स्टूडेंट्स ए, अगर ए का ऑर्डर है लेट्स से एम क्रॉस पी, है ना, और यहाँ पर एक मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है लेट्स से पी क्रॉस एन। तो पहली बात तो हमने ये इंश्योर करना सीखा है सर कि ये जो है, ये जो दोनों का, ये ए का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है और बी का नंबर ऑफ रोज है वो सेम होना चाहिए। और जो ए क्रॉस बी फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा, लेट्स से अगर मैं से कहता हूँ सी, तो वो ऑफ कोर्स किस ऑर्डर में होगा सर, वो एम क्रॉस एन ऑर्डर में होगा। तो उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा एम क्रॉस एन। लेकिन सर इन सब में दो बड़ी ज़रूरी बात है कि हम कैसे जाहिर या व्यक्त करेंगे कि सर ये ए क्रॉस बी है, बी क्रॉस ए नहीं है। तो इसको अपनी वर्बल लैंग्वेज में लिखने का तरीका होगा कि सर इसको दो तरीकों से लिख सकते हो। या तो आप लिख सकते हो दैट बी इज प्री मल्टीप्लाइड बाय ए, या तो आप ऐसे कह लो, तो बी को जब प्री मल्टीप्लाई किया ऐसे, तो किससे किया, ए से, प्री मल्टीप्लाई मतलब बी के पहले ए है, या तो ऐसे लिख लो। या फिर इसी बात को लिखने का तरीका क्या है, दैट ए इज पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय ऑफ कोर्स कितना है स्टूडेंट्स, बी, है ना। तो या फिर इसको कहने का तरीका हो सकता है कि सर ए था, ए को पोस्ट मल्टीप्लाई किया, मतलब ए के बाद में उसको बी से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बात समझ आ रही? इसी बात को लिखने के दो तरीके, प्री मल्टीप्लिकेशन मतलब उसके पहले और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन उसके बाद। ये बहुत बार यूज करेंगे, ये टर्म बहुत क्रूशियल है, और बस ऐसे ही किसी को भी कहीं से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। मतलब कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते, सुनिएगा बहुत ध्यान से। जैसे मान लो आपसे कोई कहता है, कि सर ये मैट्रिक्स एक्स जो है ये वाई के इक्वल है, मैट्रिक्स एक्स जो है वो वाई के इक्वल है। तो सर एक काम करते हैं, दोनों तरफ एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहली बात तो बहुत थोड़ा मुश्किल होगा चीज़ कहना, बट मान लो मैं दोनों तरफ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सर इसको भी जेड से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको भी जेड से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आपने थोड़ी गड़बड़ कर दी।
गड़बड़ आपने ये कर दी कि सर मान लिया x और y आपने कहे थे इक्वल है ना, आपने कहा था x और y इक्वल है, बट यहाँ पे आपने z से जो x को मल्टीप्लिकेशन किया तो x में मैंने कौन सा मल्टीप्लिकेशन किया, मैंने यहाँ पर पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किया। क्या आपको बात समझ आ रही है? आई होप आपको बात समझ आ रही है बहुत अच्छे से। मैंने x का z से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किया, लेकिन यहाँ पे y का z से कैसा कर दिया सर, यहाँ पर y का z से मैंने प्री मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो इन बारीक बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाकर आपके क्वेश्चन सही सॉल्व होंगे। ये गलत है स्टूडेंट्स, क्या आपको रियलाइज हो रहा है? ऐसा आप नहीं कर सकते, ये गलत है। मतलब अगर आपसे कोई कहे कि if x is equals to y and if x is equals to y and there is another matrix z जो एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है, तो आप बस ऐसे ही z को किसी भी तरह से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको कहना ही था ना x और y इक्वल है और अगर ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, अगर ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या कहोगे? आप अगर z से मल्टीप्लाई करना ही चाहते हो ना, तो या तो आप ऐसे करोगे, या तो आप ऐसे करोगे कि z को दोनों तरफ से प्री मल्टीप्लाई करोगे तो z x से इधर होगा और z y से इधर होगा। अगर उनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो, और प्रोडक्ट एग्जिस्ट करने की कंडीशन पता है स्टूडेंट्स है ना, इसके कॉलम इसकी रो से और इसके कॉलम इसकी रो से इक्वल होने चाहिए। या फिर क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते तो पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते। पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब दोनों को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर देते। और यहाँ भी वापस वही बात स्टूडेंट्स, क्या कि पोस्ट मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हैं, जब आप पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको इंश्योर करना पड़ता है कि ऑफकोर्स वहाँ भी x की रोस, x के कॉलम z की रो से और y की कॉलम z की रो से इक्वल हो, तभी ये पोस्ट मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। तो जो भी हालात बने, जो भी हो, पर आप हमेशा एक ही क्रम, एक ही ऑर्डर, एक ही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। या तो आप प्री करेंगे या पोस्ट करेंगे, आप रैंडमली कहीं प्री कहीं पोस्ट ना कर दें। आई होप आप मेरा पॉइंट अच्छे से समझ पा रहे हो, ये बहुत ज़रूरी बात है ना। अगर यहाँ से अगर चीज़ें हमने वर्कआउट करने की कोशिश की तो दो टर्म्स में आपको बहुत क्रूशियली सिखाना चाह रहा हूँ। वो क्या है स्टूडेंट्स? प्री मल्टीप्लिकेशन एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, जिनमें हम कई बार बात करेंगे, जिनको हम कई बार यूज़ करेंगे। तो दोनों टर्म्स पता होना क्रूशियल है, ज़रूरी है। विद दैट स्टूडेंट्स, अगर हम अब आगे बढ़ें तो आगे क्या निकल कर आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन केस व्हेन बोथ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, अगर मान लो ए और बी दोनों ही स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो मेरे ख्याल से वो क्या कह रहे हैं, ऑफ द सेम ऑर्डर, देन सर ऑफ कोर्स ए बी और बी ए एग्जिस्ट करेंगे। मतलब मैं इसको उल्टा कहता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, सोच के देखो स्टूडेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। कोई आपसे कहता है कि सर ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करते हैं, मतलब क्वेश्चन ऐसा बना लो, मान लो सर लेट्स से इफ ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट, है ना, मैं आपको उल्टा बोलता हूँ, तो आप सोच के देखो ये किस तरह का होगा। देन फिगर आउट कि क्या टाइप क्या होगा। देन व्हाट इज द टाइप ऑफ ए बी ऑफ ए एंड बी मैट्रिक्स। क्या आपको एक क्वेश्चन समझ आ रहा है? बस एक रैंडम सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस तरीके से सोच के देखो स्टूडेंट्स। अगर आपसे कोई कहता है कि ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ए इंटू बी, मतलब बी का ए में प्री मल्टीप्लिकेशन और बी का ए में पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, तो आप बताओ कि ए और बी किस टाइप के मैट्रिक्स हैं। इस क्वेश्चन का बड़ा सिंपल सा मतलब ये है स्टूडेंट्स, प्लीज बात को बहुत ध्यान सुनिएगा। मान लो आपके पास ए एक मैट्रिक्स है ना, एक मैट्रिक्स है ए, और मैं लेट्स से इसका ऑर्डर कह देता हूँ, लेट्स से m क्रॉस n, है ना, मैं आपको समझाने के लिए कह देता हूँ m क्रॉस n, बहुत ध्यान सुनिएगा। और यहाँ पर एक और मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स b, जिसका मैं ऑर्डर बस कुछ भी लिख देता हूँ, लेट्स से p क्रॉस q। क्या आपको इन बातों में कोई कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स? आगे बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने लिखी है, ए का ऑर्डर मैंने लिखा m क्रॉस n और b का ऑर्डर लिखा p क्रॉस q। सर उसने बोला है दैट, उसने क्या बोला है स्टूडेंट्स कि ए बी एग्जिस्ट करता है, ए बी एग्जिस्ट, है ना, करता है। एग्जिस्ट की स्पेलिंग सही है ना? अगर ए भी एग्जिस्ट करता है तो वो कभी कभी यू फील कि आपको स्पेलिंग्स पता होती है बट आप एकदम से कंफ्यूज हो जाते हो कि मैंने लिखा भी सही है नहीं, है ना। तो ए बी मेरे ख्याल से एग्जिस्ट करता है, स्पेलिंग जो भी हो, खैर छोड़िए। तो अगर ये ए बी लिखा हुआ है तो ए बी का एग्जिस्टेंस क्यों होगा स्टूडेंट? सोच के देखना। सर बड़ी सिंपल सी बात है, ए क्या है सर? ए का ऑर्डर है एम क्रॉस एन और आप इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो बी से, जिसका ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू। तो सर ये एक ही सर्कमस्टांस के अंडर एग्जिस्ट कर सकता है जब आपका एन और पी इक्वल हो, जब आपका एन और पी इक्वल हो। तो आपको पहला कंक्लूजन तो क्या निकल के है? पहला कंक्लूजन तो निकल कर आ रहा है कि सर एन और पी इक्वल हैं, एन और पी इक्वल हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स ये बात, है ना। सर सिमिलरली अगर मैं एक और छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँ, एक और ज़रूरी बात कहना चाहूँ, एक और ज़रूरी बात ये कि सर उसने बोला था कि बी ए भी एग्जिस्ट करता है, दैट बी ए ऑल्सो एग्जिस्ट, है ना, बी ए भी एग्जिस्ट करता है ना। तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट? सर अगर बी ए भी एग्जिस्ट करता है तो बी ए के एग्जिस्टेंस की कहानी क्या होगी? सर बी ए तभी एग्जिस्ट करेगा, बी ए तभी एग्जिस्ट करेगा। क्या स्टूडेंट्स? बी ए तभी एग्जिस्ट करेगा। सोच के देखना, सर बी है, बी का ऑर्डर क्या है सर? पी क्रॉस क्यू, और ए है, ए का ऑर्डर क्या है सर? ए का ऑर्डर है कितना? एम क्रॉस एन।
तो सर ये तो एक ही सर्कमस्टांस में एग्जिस्ट करेगा, जब कब, जब Q और M इक्वल हो, जब Q और M इक्वल हो, जब क्या इक्वल हो स्टूडेंट्स, Q और M भी इक्वल हो। क्या इस बात में कोई कंफ्यूजन है स्टूडेंट? इसी से हम उस कंक्लूजन की तरफ आएंगे जो पॉइंट आपके पास लिखा हुआ है। यहाँ से मैं कंक्लूड करूंगा कि सर क्या होगा देन, मतलब यहाँ पे क्या कंक्लूड कर पा रहे थे कि N और P इक्वल है, और यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर पाएंगे कि Q और M भी क्या होंगे स्टूडेंट्स, इक्वल, है ना। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ रही हैं। Q जो होगा वो M के इक्वल होगा, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमने रिजल्ट निकाला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सुनना, N अगर P के इक्वल है और Q M के इक्वल है, सोच के देखो स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। N जो है वो किसके इक्वल है, P के, है ना, और Q जो है वो M के इक्वल है। इसका ये मतलब है कि जो नंबर यहाँ आएगा वो यहीं आएगा, जो नंबर यहाँ आएगा वो यहीं आएगा। इसका ये मतलब है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है क्या स्टूडेंट्स, अगर आपके पास लिखा है ए मैट्रिक्स जो कि है लेट्स से 3x2 ऑर्डर का, है ना, और एक मैट्रिक्स है बी जो कि ऑर्डर है 2x3 का, तो क्या ए बी एग्जिस्ट करता है? सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर आपका ए बी एग्जिस्ट करता है तो ए बी कब एग्जिस्ट करेगा? सोच के देखो, मतलब जो इसका ऑर्डर है ना, इसका फ्लिप ऑर्डर वो हो। क्या आप बात समझ पा रहे हो? ऑफ कोर्स सर ए बी एग्जिस्ट करेगा। ए बी क्यों एग्जिस्ट करेगा? बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, ए बी एग्जिस्ट इसलिए करेगा सर क्योंकि ए का ऑर्डर कितना है, ए का ऑर्डर 2 है और बी का ऑर्डर कितना है, मतलब ए का ऑर्डर में ए की जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 2 है और बी की रोज 2 है, तो बिल्कुल सर ए बी एग्जिस्ट करेगा, तो ए बी तो एग्जिस्ट करेगा। व्हाट अबाउट बी ए सर, बी ए एग्जिस्ट करेगा क्या? सर ध्यान से देखना, बी ए जब आप देखोगे तो बी के कॉलम और ए की रोज देखोगे, और सर वो भी दोनों फॉर्चुनेटली सेम है, तो बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। तो क्या आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है? बस अब इसी का कंक्लूजन में आपको देना सर, मतलब जब भी कभी ए बी दिया जाए तो आपको यहाँ पे बी ए दिख जाए तो बात बन जाएगी। क्या कहना चाह रहा हूँ फिर से सुनना, मैंने थोड़ा जो बोला है वो एक बार और कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। सर यहाँ क्या लिखा हुआ था, एम एन, यहाँ क्या लिखा हुआ था, एम एन। अब ये जो P लिखा हुआ है, ये जो P लिखा है, इसको अगर मैं N से, और ये जो Q लिखा है इसको अगर मैं M से रिप्लेस करूँ, क्यों? क्योंकि P को मैं N से और Q को M से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो अगर मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देना चाहूँ, तो मैं अगर आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो सर A का ऑर्डर है अगर M क्रॉस N, तो B का ऑर्डर क्या होगा, P क्रॉस Q, लेकिन P क्या है स्टूडेंट्स, P है N और Q क्या है M, तो Q का ऑर्डर क्या हो जाएगा, P क्रॉस Q की जगह M क्रॉस M। तो जब भी M क्रॉस N और N क्रॉस M का ऑर्डर का मुझे मैट्रिक्स दिया जाएगा तो मैं कंक्लूड करूंगा कि ना सिर्फ A का B से प्री मल्टीप्लिकेशन बल्कि B का A से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन भी, हम रियली सॉरी मैंने उल्टा बोला पहला स्टेटमेंट, B का A से प्री मल्टीप्लिकेशन, ध्यान से सुनिएगा, एंड B का A से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, दोनों एग्जिस्ट करेंगे। क्या आपको ये बात समझ आई स्टूडेंट्स? कब? जब इसका फ्लिप होके ऑर्डर यहाँ दिया हो। लेकिन सर मान लो अगर इसी केस में दोनों ए बी और बी एग्जिस्ट करते हैं, तो मान लेते हैं सर अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होता तो क्या होता? अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता ए, लेट्स से स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ भी ऑर्डर का है, लेट्स से एम क्रॉस एम या एन क्रॉस एन, है ना, एन क्रॉस एन ही ले लेते हैं, और बी जो है वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन का, तो ऑफकोर्स सर कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या, अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सोच के देखो सर ए का बी से सब कुछ सेम है ना, तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा बाय द वे ऐसा नहीं है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स अलग ऑर्डर का है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स अलग ऑर्डर का है, तो फिर बात नहीं बनेगी। मतलब आप अगर सोच रहे हो स्टूडेंट्स ऐसा, जैसे कि सर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 5x5 और बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x3, तो ऑफकोर्स आपको दिख रहा होगा 3x3 है ना, तो आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे क्लियरली ये 5 और 3 इक्वल नहीं है। क्या पॉइंट आपको डाइजेस्ट हो रहा है? तो पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों सेम ऑर्डर के होना जरूरी है ना। तो ऑफ कोर्स सर बी ए निकालो या ए बी, क्योंकि ए बी के लिए क्या चाहिए, इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल है, और बी ए के लिए क्या चाहिए, बी ए के लिए चाहिए सर बी का कॉलम ए की रो के इक्वल, तो वो भी इक्वल है। तो सर ए बी हो या बी ए दोनों एग्जिस्ट करेगा अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के। क्या ये बात याद रहेगी आपको? बस यही बात यहाँ पर आपको कहनी चाहिए थी, यही बात आपको वो बोलना या लिखना चाह रहा है। अगर आप ध्यान से पढ़ें वो क्या लिख रहा है सुनिए ध्यान से। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस में हम अलग अलग प्रॉपर्टीज अलग अलग एंगल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अगर दोनों ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, अगर दोनों ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो ऑफकोर्स सर ए बी और बी ए दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, ए बी और बी ए दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, और उनका जो ऑफकोर्स ऑर्डर होगा वो वही होगा क्या जो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का था। लेकिन हाँ अच्छा ये बात तो याद है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्लियरली हमें पता है कि अगर ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो अगर ए बी निकाला तो ये एन और ये एन इक्वल है, तो बचेगा क्या, यही एन। तो ए बी भी वही क्या बनेगा स्टूडेंट्स, अगर मैं ए बी के ऑर्डर की बात करूँ तो ए बी वापस एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा जिसका ऑर्डर होगा एन क्रॉस एन, क्योंकि ये एन और ये एन बच जा रहे हैं। सर अगर बी ए निकालना है तो बी ए के लिए क्या चाहिए था सर, बी ए के लिए ये एन और ये n इक्वल होना चाहिए था, तो बचेगा क्या, बचेगा ये n और ये n, तो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाने वाला है, n क्रॉस n।
आई होप मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। तो ए बी और बी ए वही स्क्वायर मैट्रिक्स बनेंगे, लेकिन क्या बनेंगे स्टूडेंट, सेम ऑर्डर के बनेंगे, मतलब उसी सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स बनेंगे। लेकिन एक गलती जो कई सारे स्टूडेंट्स करते हैं, मैंने कभी भी आपसे ये नहीं कहा स्टूडेंट्स की ए बी और बी ए इक्वल होंगे, मैंने कभी भी आपसे ए बी और बी ए इक्वल होंगे ऐसा नहीं कहा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हो, कोइंसिडेंटली मैथ्स है, क्योंकि कैलकुलेशन वाइज कभी कुछ आ सकता है, चांसेस है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि ए बी और बी ए हमेशा इक्वल हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस बात को समझो। जैसे मान लो आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, है ना, मैट्रिक्स है ए, जैसे 1 -1 0 लेट्स से 2, है ना। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है बी जो कि क्या है, लेट्स से 3 2 0 एंड लेट्स से 1, है ना। तो ये ए और बी है। चलो मुझे जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स कि आप ए बी निकाल सकते हो। सर ए बी निकालने के लिए पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से कुछ क्रॉस चेक करने की ज़्यादा दिमाग लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ए बी 2 क्रॉस 2 है, ए बी 2 क्रॉस 2 है, तो ए बी ऑफकोर्स ये 2 और ये 2 सेम है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स से ऑर्डर 2 का, तो ट्रू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का ही बनाता है। लेकिन सर अगर आप ए बी निकालना चाह रहे हो तो ए बी क्या होगा, सोच के बताओ स्टूडेंट्स। सर ए बी के बारे में अगर बात करनी है तो बहुत ध्यान सुनिए। आई होप अब आपको प्रोसेस पता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आता है। तो क्या करेंगे, ए का क्या उठाएंगे, रो, जो प्री मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बी को जिससे हम मल्टीप्लाई करें ए से, जो लेफ्ट हैंड साइड पर है उसकी हम उठाएंगे रो। तो 1 और -1 को हम बी के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप याद आ रहा है। 1 × 3 3, मैं ध्यान से सुनना, मैं सीधे अगली स्टेप लिख रहा हूँ, सीधे वो एडिशन वाला पार्ट यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। सो 1 × 3 3 -1 × 0 कितना है स्टूडेंट, 0। तो कितना आ जाने वाला है, इससे पहली टर्म होगी 3। क्या ये बात आपको समझ आई। अगली टर्म की बात करें, इसी रो को अब अगले कॉलम के पास लेकर जाएंगे। सो 1 × 2 2 -1 × 1 -1, सो 2 -1 कितना है स्टूडेंट्स, वो हो जाने वाला है 1। मैं वो एडिशन भी कर दे रहा हूँ, है ना, लिख नहीं रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है। सर अब इस रो को वापस फर्स्ट कॉलम से, अब हमें जब सेकंड रो पर शिफ्ट हो गए, तो 0 × 2 0 × 2 3, मतलब I'm really sorry, 0 × 3 0, 2 × 0 0, तो यहाँ पे क्या जाने वाला है, 0 + 0 0। क्या समझ आ रहा है सर। वापस 0 और 2 को अब सेकंड कॉलम से 2 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 × 2 0, 2 × 1 दैट्स 2। क्या आपको यहाँ तक बातें समझ आई। आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं। तो ये हमारा क्या निकला स्टूडेंट्स, ए बी, जो कि ये कुछ ऐसा सा आ रहा है। सर व्हाट अबाउट बी ए, क्या आप बी ए भी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। सर अगर बी ए निकालना है तो क्या चीज़ें आपके मतलब अकॉर्डेंस में, मेरे ख्याल से कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि बी ए जब निकालोगे आप तो बी के कॉलम, पहली बात तो ए के रो के इक्वल है, बिल्कुल है, वो तो मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सोचने की जरूरत नहीं है। और ऑर्डर क्या होगा सर, ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2, तो वही वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनना था, इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बट अगर हम बी ए निकालें तो पहली बात तो ए बी और बी ए दोनों का एग्जिस्टेंस होगा, दोनों का वजूद होगा अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के। लेकिन क्या वो सेम होंगे, जरूरी नहीं है वो हो सेम। जैसे सोच के देखो, जब आप बी ए निकालोगे, अब जब आप बी ए निकालोगे तो आप किसकी रो लोगे, जो पहले लिखा हुआ है, तो आप किसकी आप रो लेंगे, अब आप बी की रो लेंगे। आई होप बात समझ पा रहे हो। तो अब आप बी की रो पिक करेंगे, मतलब आप ये रो उठाएंगे, है ना। तो जैसे आपने बी की रो उठाई तो इसको ए के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ए के कॉलम मतलब इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान सुनिएगा, 3 × 1 दैट्स 3, आई होप सोच पा रहे हो। 2 × 0 दैट्स 0, तो ये कितना हो जाने वाला है, सही आ जाने वाला है 3। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे सर, बी की वही रो होल्ड करेंगे, लेकिन अब हम ए का सेकंड कॉलम पिक करेंगे। क्या ये बात आपको समझ आई। वही बात वापस, 3 × -1 -3, 2 I'm really sorry, फिर से करते हैं, 3 × -1 -3 एंड 2 × 2 4, तो -3 + 4 कितना, +1। क्या बात आपको समझ आ रही है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान सुनिएगा। कोइंसिडेंटली शायद हम सेम की तरफ बढ़ रहे हैं, बट देख लेते हैं जो भी है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 3 × -1 दैट्स -3 एंड 2 × 2 दैट्स 4, -3 + 4 इज +1। कोइंसिडेंटली शायद वो सेम आधार है, पर देखते हैं अभी बाकी दो वैल्यूज और आना बाकी हैं। अब अगर हमने फर्स्ट रो इवैल्यूएट कर ली तो हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट और सेकंड दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो अब हमारा मूव होगा कि अब हम सेकंड रो को उठाएंगे और एक एक करके दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैंने ये रो उठाई 0 × 0 और 1 को, अगर 1 0 से क्या, तो 0 × 1 0 एंड 1 × 0 0, तो 0 + 0 कितना स्टूडेंट, 0। बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा स्टूडेंट्स। अब अगली टर्म की अगर बात करें तो 0 × -1 0 एंड 1 × 2 2 दैट्स 2। तो कोइंसिडेंटली, मतलब मैं प्रूव करना चाह रहा था रैंडमली कुछ नंबर्स लेके एक एग्जांपल कि ए बी और बी ए इक्वल हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बट वो कोइंसिडेंटली नंबर्स ऐसे डाले गए कि वो आ गया, है ना। पर मेरा पॉइंट ये है कि ये ऐसा जरूरी नहीं है कि ए बी बी ए के इक्वल हो या ए बी बी ए के इक्वल नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। वो इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये कोइंसिडेंटली हमने नंबर लिए और वो इक्वल आ गया। आई होप आपको दोनों इक्वल दिख रहे हैं, 3 1 0 2 3 1 0 2, और हमने प्रॉपरली सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप ही किया है ना। बट मेरा पॉइंट आप प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, ऐसा हर बार हो जरूरी नहीं है, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए इक्वल आए, वो कोइंसिडेंटली अभी फिलहाल आ गया, है ना। तो ए बी और बी ए इक्वल हो, इट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, है ना। इट इज नॉट कंपल्सरीली ट्रू दैट इट विल ऑलवेज हैपन। आई होप आप ये बात याद रखेंगे। इस प्रॉपर्टी को एक बार अच्छे से देखिए, इन केस अगर कोई कंफ्यूजन है तो एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम आगे डिटेल में कंटिन्यू करेंगे।
चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा। अगर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे स्टूडेंट्स, मेरा ऐसा पूरा यकीन है ना। और चीज़ें समझते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज देखें। अगेन वी नो दैट फॉर टू स्केलर एंड ए एंड बी व्हेन ए बी इज इक्वल्स टू 0 इट मीन्स दैट ईदर ए और बी और बोथ आर 0। आई होप ये बात आपको याद है। बट फॉर टू मैट्राइसेस ए एंड बी अगर उनका प्रोडक्ट ए बी 0 है तो ज़रूरी नहीं है, अगर उनका ए बी जो प्रोडक्ट है वो नल मैट्रिक्स है, अगर ऐसा है तो ज़रूरी नहीं है कि ए या बी 0 होंगे या दोनों 0 होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस बात को प्लीज़ आप समझिए बहुत ध्यान से। मैं एक सिंपल सी बात समझाना चाह रहा हूँ। अगेन ऑफकोर्स हम जानते हैं सर, जैसे 0 × 2 किया तो 0 होता है ना, 2 × 0 किया तो मतलब बहुत बेसिक सी बात है जिस पे मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। और 0 × 0 किया तो 0 होता है। तो ये तभी होता है सब जब या तो दोनों 0 है, एटलीस्ट एक कोई नंबर 0 हो। लेकिन ऐसा मैट्राइसेस में काम नहीं करता। ऐसा सेम फंक्शनैलिटी मैट्राइसेस में वो ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर आपसे कोई कहे कि दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, अगर दो मैट्रिक्स हैं ए और बी और उनका प्रोडक्ट जो है वो एक नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है सर कि या तो ए या बी या दोनों 0 हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या ये पॉइंट आप समझ पा रहे हो? मैं फिर से रिपीट करता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, यहीं पर आपके लिए लिखा है जैसे ए मैट्रिक्स है 0 0 1 0, बी मैट्रिक्स है 0 0 0 1। ना तो सर ए नल मैट्रिक्स है ना ही बी नल, क्योंकि नल कब होता है? जब ए भी 0 होता है, ए भी 0 होता है। उस केस में ए या बी या दोनों 0 नल मैट्रिक्स होते हैं। लेकिन जब आप ए का और बी का प्रोडक्ट निकालोगे, कैसे निकालेंगे सर? 0 × 0 प्लस 0 × 0 0 है ना, 0 × 0 प्लस 0 × 1 दैट विल बी 0। समझ आ रहा है? 1 × 0 प्लस 0 × 0 0। आई होप समझ आ रहा है। 1 × 0 प्लस 0 × 1 दैट्स 0 प्लस 0 फिर से 0। तो क्या आपको समझ आ रहा है? ए और बी दोनों नॉन नल नॉन 0 मैट्रिक्स थे, मैट्राइसेस थे। लेकिन ए और बी का जो प्रोडक्ट आता है वो आता है नल मैट्रिक्स, वो आता है 0 मैट्रिक्स। और अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑफ कोर्स हम जानते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ए और बी या दोनों या कोई एक उनमें से 0 हो, ऐसा मैट्रिक्स के केस में हो, ज़रूरी नहीं है। इस बात को याद रखना स्टूडेंट्स, बहुत क्रूशियल सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ए और बी का प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स एक 0 मैट्रिक्स है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट इज़ अगेन नॉट नेसेसरी कि दोनों में से कोई एक 0 हो ही। ऑफकोर्स हो सकता है, होने में कोई बुराई नहीं, बट ऑफकोर्स उस केस में तो 0 आना तय ही है। लेकिन अगर 0 नहीं है तो डेफिनेटली ऐसा मतलब अगर ये प्रोडक्ट 0 है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों 0 हो तो ही प्रोडक्ट 0। इनके 0 हुए बिना भी वो प्रोडक्ट 0 आ सकता है। जैसे ये एक एग्जाम्पल का एक सटल सा बहुत बेसिक सा आपके सामने केस लिया। क्या ये बात आप याद रखेंगे? ये प्रॉपर्टी मेरा यकीन है आप अच्छे से याद रखेंगे और इस बेसिस पे ये कंक्लूजन कभी नहीं करेंगे। मतलब एग्जाम में या कहीं भी जब आप एक क्वेश्चन कर रहे हो तो ऐसा मत सोचना जैसे करते करते आपका कुछ फाइनल रिजल्ट आता है कि सर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 आ जा रहा है, तो आप कंक्लूड मत कर देना इन दोनों में से कोई एक नल मैट्रिक्स है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस बात को याद रखना स्टूडेंट्स, बहुत क्रूशियल बातें और बहुत छोटी छोटी सी बातें जो जनरली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, है ना, वो मिस कर जाते हैं। अच्छा, अगर इनमें से कोई एक नल मैट्रिक्स हुआ तो प्रोडक्ट 0 होगा क्या? बिल्कुल, आप सोच के देखो स्टूडेंट, अगर मैंने एक आपको बेसिक सा स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, अगर एक बेसिक सा स्क्वायर मैट्रिक्स लिया ना 0 0 0 और 0 0 0 और 0 0, ये 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब जैसे इसका किसी और 3/3 के दूसरे नॉन नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, जैसे यहाँ लिखा है 1 2 3 ना, -1 3 2, यहाँ लिखा है 5 7 और ये लिखा है -11, तो ऑफकोर्स सर ये प्रोडक्ट 0 आना तय है। ये प्रोडक्ट 0 आना तय क्यों है सर? क्योंकि आप सोच के देखो, जब ये रो इस कॉलम से और ये रो इस कॉलम से और यही रो इस कॉलम से, तो सब 0 इंटू समथिंग हो रहा होगा ना। तो ऑफकोर्स अगर सर इनमें से एक नल मैट्रिक्स था, अगर इनमें से एक मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स था और दूसरा उसी ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, तो ऑफकोर्स आपको नल मैट्रिक्स मिलना तय है। तब तो ये बात ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं। पर ऑफकोर्स उस केस में भी हमने क्या इंश्योर किया कि हाँ सर ये ऑर्डर सेम रहना चाहिए, वो ऑर्डर वाला कंस्ट्रेंट फुलफिल होना चाहिए जो हमारा था कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज से इक्वल हों। आई होप ये बात तो आपको याद है, वरना फिर से गड़बड़ हो जाएगी। तो हाँ, ये हो सकता है कि एक नल हो दूसरा नॉन नल हो तो नल प्रोडक्ट मिल जाए अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस कि उनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। लेकिन सर अगर ऐसा ही हो जाए कि वहाँ है ही नहीं, बात ही नहीं हो रही है, मतलब वहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट नल आ रहा है, मतलब 0 आ रहा मैट्रिक्स आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों में से कोई एक नल हो ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या ये दोनों बातों का फ़र्क आप समझ पा रहे हो? बहुत ज़रूरी है इस फ़र्क को समझ पाना, है ना। एक नल है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट नल आ जाना तय है, अगर वो एक्सेप्टेबल है, अगर वो एग्जिस्ट करता है उनका प्रोडक्ट। बट सर अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 है तो उनमें से कोई एक नल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये बात आई होप आप समझ पा रहे हो और कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। इसी के साथ थोड़ा और हम आगे बढ़ें तो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं और क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूँ। मान लो यहाँ पर ए बी और बी निकालना चाहता हूँ, शायद इसके थ्रू हम समझ पाएंगे शायद कि देखो ए बी और बी इक्वल नहीं होते, होपफुली अगर ऐसा आ पाया तो जैसे अगर हमने ए बी निकालना चाहा, मैं सीधे सीधे लिखूंगा स्टूडेंट्स। अब आपकी हैबिट आई होप आपकी डेवलप हो चुकी है। जैसे अगर आप ए बी निकालते हो तो ए बी निकालने के लिए क्या करोगे सर? ए बी निकालने के लिए मैं ए की तो रोज यूज़ करूँगा और बी के क्या यूज़ करूँगा सर? मैं बी के कॉलम्स यूज़ करूँगा। आई होप आपको बात समझ आ रही।
तो पहली टर्म, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, जो पहली टर्म आएगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, सोच के देखना, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 2 -2, सो 1 - 2 -1, एंड 1 इंटू 1 दैट्स 1, एंड 1 + 1 कितना 0। तो क्या आपको समझ आए, पहला टर्म 0 हो जाने वाला है। आई होप हम सीधे ऐसा लिखें तो क्लिक हो रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, या मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूँ, आई होप ऐसे भी लिखें तो कंफ्यूजन नहीं होगी। और आप ऐसे ही सोचिए, है ना, जैसे अगर मैंने सोचा इसी रो का अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो देखो मुझे कुछ नहीं करना है, 1 - 1 1 दिख रहा है, तो ये दो टर्म्स तो ऐसी कैसी मिलेगी, बीच वाली टर्म का नेगेटिव मिल जा रहा है। क्या आप समझ पा रहे हो, जैसे 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 4 -4, एंड 1 इंटू 2 2, तो क्या आपको बात समझ आई। तो 2 - 4 2, 2 + 2 4, 4 - 4 0, तो ये भी कितना आ जाने वाला है सर, ये भी 0 आ जाने वाला है। आई होप बात डाइजेस्ट हो रही। सिमिलरली क्या सेम बात यहाँ पे भी दिख रही है, आप सोचना 1 - 1 1, तो 1 इंटू 3 3, -1 इंटू 6, -1 इंटू 6 -6, एंड 1 इंटू 3 3, तो वापस 3 + 3 6, 6 - 6 is 0। तो क्या ये बात आपको समझ आई। आई होप अभी तक कोई डाउट नहीं है और क्लियरली चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान सुनिएगा। सर अगर फर्स्ट रो में ऐसा हो रहा है, अब क्या करेंगे, अब हम ए की सेकंड रो के पास जाएंगे और बी के वापस उन्हीं तीनों कॉलम्स को यूज़ करेंगे। तो -3 2 -1, बहुत ध्यान से सुना, 1 ये 1 to 1 है, मतलब ये क्या हो जाने वाला है, इस टर्म का यही वैल्यू, इसका डबल और इसका माइनस। क्या आपको बात समझ आई। आई होप आप बात समझ पा रहे हो, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनना, -3 + 4 कितना, -1, और ये कितना आ जा रहा है, -1। क्या मैं फिर से रिपीट करूं, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। -3 + 4 दैट्स कितना, +1, और ये कितना है, -1, तो +1 -1 वापस कितना आ जा रहा है, 0। आई होप कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली थोड़ा और आगे बढ़े स्टूडेंट, तो अब इस रो का इस कॉलम से ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स, 3 इंटू 2 -6, 2 इंटू 4 +6। आई होप बात समझ आ रही है आपको, मैंने कुछ गड़बड़, +8 ऑफ कोर्स, है ना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 2 इंटू -3 -6, 4 इंटू 2 8, ये कितना हो जा रहा है, +2, -1 इंटू 2 -2, तो +2 - 2 कितना स्टूडेंट, 0। क्या यहाँ तक कोई डाउट है, आगे बढ़ते हैं। इसी रो का अब इस वाले कॉलम से, आई होप बाय डाइजेस्ट हो रही है, -3 इंटू +3 -9, 2 इंटू 6 12, -9 + 12 +3, है ना, -1 इंटू 3 -3, और +3 -3 दैट्स अगेन कितना, 0। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। अब अगर आगे देखें तो ध्यान सुनिए, -2 1 और 0, अब इस रो को इन तीनों कॉलम से एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, -2 इंटू 1 -2, 0 के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। सो -2 इंटू 1 -2, 1 इंटू 2 2, तो -2 + 2 दैट्स 0, क्योंकि 0 इंटू 1 0 ही होगा, तो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आगे सुनते हैं, -2 इंटू 2 -4, 1 इंटू 4 + 4, -4 + 4 कितना, 0। बात समझ आ रही है। एंड ऑफ कोर्स 0 इंटू 2 0 ही होगा, तो उसको हम नहीं कर रहे हैं, है ना। आगे सुनिएगा, -2 इंटू 3 -6, 1 इंटू 6 +6, -6 + 6 0, और 0 इंटू 3 0, तो वो तो 0 ही रहना। तो आपको रियलाइज हुआ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखो ए और बी दोनों ही नॉन नल नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, है ना। दोनों में से कोई भी नल या जीरो मैट्रिक्स नहीं है, बट फिर भी उनका प्रोडक्ट ए बी 0 आया। सर हमसे पूछा था बी ए, अगर ए बी 0 है तो क्या ऐसा कह दें कि बी ए भी एक नल मैट्रिक्स होगा। आप थोड़ा शांति से सोचिए, इतनी हड़बड़ाहट मत करिए, आप थोड़ा आराम से सोचिए। इतनी जल्दी चीज़ें इतनी आसानी से कंक्लूड कर देना मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी है। बहुत ध्यान सुनिए सर, जब आप बी ए निकालेंगे तो सोच के देखो, अब ए का प्री मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बी से, यहाँ पे ए का मतलब बी में अब जो हो रहा था, जैसे यहाँ पे, आई एम रियली सॉरी मैं फिर से गलत बोल रहा हूँ, यहाँ पे ऑफ कोर्स ए में बी का प्री मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ये लाइन बहुत ध्यान सुना, यहाँ पे अगर मैं ए के पर्सपेक्टिव से देखूं तो ए में बी का पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। आई होप ये डिफरेंस आप समझ पा रहे हो। अगर मैं यहाँ पर बी ए की बात करता हूँ, तो सर जब आप बी ए निकालना चाहते हो तो बी ए निकालते वक्त आपको ये ध्यान रखना होगा कि अब आप बी की तो रोज यूज करेंगे और ए के कॉलम्स, और मेरे ख्याल से हमारे लिए लफड़ा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं 3x3 के, तो इनके रिजल्ट भी 3x3 आने, और स्क्वायर मैट्रिक्स में सोचने की जरूरत नहीं होती है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स में वो लफड़ा नहीं होता है कि आप सोच पाओ कि सर देखो इसका ये मैच हो रहा है या नहीं, ऐसा कोई इशू वहाँ पर नहीं होता है। तो सर अगर आप बी ए निकालना चाह रहे हो तो बी ए के लिए क्या सोचोगे, अब मैं बी की रो यूज़ करूँगा। बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट, बी की अगर रो यूज़ की और ए के में कॉलम यूज़ करूँगा, है ना, ध्यान से सुनना, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -3 कितना स्टूडेंट्स, -6, तो 1 - 6 कितना, +-5, है ना, और कितना स्टूडेंट्स 3 इंटू -2, ये कितना हो जा रहा है, -6। अगर कंफ्यूजन हो रही तो बहुत ध्यान सुनना स्टूडेंट्स, मैं लिख देता हूँ। अगर आप इनकेस कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखता हूँ, आप सुनते जाइएगा। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ। जब हम बी ए निकाल रहे हैं तो हम बी की तो अब रो यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, और ए के अब हम कॉलम यूज़ करेंगे। कब कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, प्लीज़ ध्यान सुनिएगा, जब हम क्या निकाल रहे हैं, जब हम बी ए निकाल रहे हैं। आई होप ये बात आसानी से समझ आ रही है। प्लीज़ याद रखिएगा बी ए वाला सिनेरियो, और इसमें हम कैसे कर रहे हैं मैं लिख देता हूँ एक एक स्टेप, सुनिएगा बहुत ध्यान से।
मैं ये उल्टा कर रहा हूँ इसलिए आपको देखने की आदत हो गई होगी कि ए बी करते तो ऐसा करते हैं, अब बी ए कर रहे हैं, प्लीज कंफ्यूज मत होना, है ना। बी ए जब किया तो 1 into 1 कितना है स्टूडेंट्स 1, आई होप बात समझ आ रही है। 2 into 3, 2 into -3 दैट्स -6 एंड 3 into -2 दैट्स अगेन -6। क्या ये बात आपको समझ आई? आई होप कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अब आगे अगर हम बढ़े तो वापस इसी रो का बट अब सेकंड कॉलम से, तो वापस क्या 1 into -1 दैट्स -1, 2 into 2 दैट्स कितना +4, है ना, एंड 3 into 1 दैट्स +3। आई होप यहाँ तक भी चीज़ें समझ आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, सेम वही रो लेकिन अब इसका थर्ड कॉलम, ध्यान सुनते जाइएगा स्टूडेंट्स। 1 into 1 दैट्स +1, है ना, 2 into रियली सॉरी थर्ड रो है ना, तो 2 into -1 दैट्स -2, आई होप हम सही कर रहे हैं, एंड 3 into 0 दैट विल बी 0। एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं, 1 into 1, 2 into -1 एंड 3 into 0, बिल्कुल सही। तो ये अभी इसकी फर्स्ट रो को हमने तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब मैं किस पे शिफ्ट कर रहा हूँ, अब मैं इसकी सेकंड रो को इसके तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, 2 into, आई होप दिख रहा है आपको, 2 4 6 को इधर 1 -3 और -2 से, 2 into 1 कितना है स्टूडेंट्स 2, है ना। आई होप ये बात आपको नजर आ रही है, फिर से लिख देता हूँ, 2 into 1 2, 4 into -3 दैट्स -12 एंड 6 into -2 दैट्स अगेन कितना -12। आई होप ये बात समझ आई। अब इसी मिडिल रो को सेकंड कॉलम से, सो 2 into -1 दैट्स -2। आई होप अब आपको नजर आ रही हैं चीज़ें। 4 into 2 कितना स्टूडेंट्स 8, और स्टूडेंट्स अगर मैं देखूं 6 तो ये कितना हो जा रहा है 6 into 1 दैट्स 6। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? सिमिलरली अभी यही मिडिल रो को मैं थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, सो 2 into 1 कितना हो जाने वाला है स्टूडेंट, सर ये हो जाने वाला है 2। 4 into -1 ये कितना हो जाने वाला है, सर ये हो जाने वाला है -4 एंड 6 into 0 क्लियरली सर कितना हो जाने वाला है 0। इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, मेरे ख्याल से अब तो चीज़ें आपको नजर आ रही होंगी कि सर अब थर्ड रो को, है ना, इसकी जो थर्ड रो है इसको 1 by 1 एक एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो शुरू किया 1 2 3 से, है ना, तो ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स, 1 into 1 दैट्स 1, है ना, फिर कितना 2 into -3 ये कितना हो जाएगा सर, 2 into -3 विल बी -6, है ना, फिर क्या बच रहा है 3 into -2 दैट्स अगेन कितना -6। क्या ये बात आपको समझ आई? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा और आगे चलें, क्या एक बात समझाने की कोशिश करूँ आपको, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत मज़ेदार सी बात है सर, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ सर। यहाँ पे भी 1 2 3 था और उन्हीं कॉलम से मल्टीप्लाई किया था तो ये रिजल्ट आए थे सर। कोइंसिडेंटली यहाँ भी तो वापस 1 2 3 ही है, तो इन्हीं 1 2 3 को वापस इन्हीं कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस इसी फर्स्ट रो जैसे ही तो रिजल्ट आएंगे। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो एक बार सोच के देखो, ये 1 2 3 को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 1 into -1 -1, 2 into 2 4 एंड 3 into 1 3। तो देखो आप -1 4 और 3, क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे भी वही आ जाने वाला है, -1 + 4 और +3। और इसी तरीके से आप थोड़ा और आगे देखें तो वापस वही बात स्टूडेंट्स, जब 1 2 3 को 1 -1 और 0 से, सो 1 का 1 टाइम्स, मतलब 1 into 1 1 -2 और ये 0, तो ये वापस क्या आ रहा है 1 -2 और 0। क्या आपको ये बात समझ आई? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये आपका क्या आ रहा है बी है, जो कि क्लियरली नॉन जीरो मैट्रिक्स है। अगर मैं चीज़ें आपको समझाना चाहूँ तो देखो -6 -6 -12 -12 + 1 -11, तो ये कितना हो जा रहा है सर, ये हो जा रहा है -11। आई होप ये बात आपको समझ आई। आगे अगर बढ़े हम 3 और 4 7, 7 में से 1 माइनस किया तो कितना स्टूडेंट्स 6, तो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 6। -2 + -1, तो ये क्लियरली कितना हो जा रहा है स्टूडेंट्स, सर ये हो जाता है -1। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। और आप देख पा रहे हो कि एक नॉन नल मैट्रिक्स है और ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। यही बात मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ए बी और बी ए इक्वल हो ही, है ना। -24 + 2 दैट्स कितना -22, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, सर ये हो जाएगा -22। सिमिलरली यहाँ पर अगर देखें तो 8 और 6 14, 14 में से 2 माइनस किया तो 12, तो ये कितना हो जाएगा 12, और +12 होगा क्योंकि +14 था। सर यहाँ देखें तो ये हो जाएगा -2, तो इस तरीके से अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा -2। आई होप ये बात समझ आई। एंड कैन आई से सर ये तो वही आइडेंटिकल है, तो ये हो जाएगा -11 6 और -1, है ना। तो ये -11 ये 6 और ये हो जाएगा -1, तो यहाँ पर आप वापस वही लिख सकते हो -11 + 6 एंड -1। तो इस तरीके से आपका BA निकल कर आया। एंड द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, फ्यू थिंग्स विच यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, पहला रिजल्ट अगर मैं आपको हाईलाइट करवाना चाहूँ, इस क्वेश्चन को रखने का मोटिव यही था कि इसके थ्रू हमने 2-3 बातें सीखी। कि पहली बात तो ये कि सर अगर A और B का प्रोडक्ट 0 है तो ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि A 0 हो या B 0 हो या फिर A या B दोनों ही, मतलब A और B दोनों ही 0 हो, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है। बात समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? ऐसा इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट ट्रू कि ऐसा हो ही। दूसरी बात, यस हमने एक और बात सीखी स्टूडेंट्स, क्या कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करते हैं ऑफ कोर्स, तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि ए बी जो होगा वो बी ए के इक्वल हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है।
बट मोस्टली आपको नहीं होता हुआ मिलेगा। बट ऐसा कह नहीं रहा हूँ कि हो गई या नहीं होगा, बट नहीं होता है, मतलब इक्वल नहीं होता है। ये हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, हमारा नॉर्मल एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन नहीं है जो हम नंबर्स के साथ किया करते हैं। आई होप बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो। यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, मतलब प्री मल्टीप्लिकेशन है बी में ए का, यहाँ पर पोस्ट मल्टीप्लिकेशन है बी में ए का। क्या आप ये दोनों बातों का फ़र्क समझ पा रहे हो? बहुत ज़रूरी हैं बातें। आई होप इन दोनों रिजल्ट्स के साथ, इन दोनों लर्निंग्स के साथ, इस एग्जाम्पल से आपने अब काफ़ी सारी चीज़ें डराई की। बड़ी सिंपल सा ऑब्जर्वेशन मैं हाईलाइट अगर करना चाहूँ, मैं दोनों बातें याद दिला दूँ स्टूडेंट। देखो ए बी 0 आया, पर आप बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हो सर ना तो ए 0 था ना बी 0 था, तो पहली बात समझे। दूसरी बात, ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स थे, तो क्लियरली ए बी और बी ये दोनों निकाले जा सकते थे। पर ए बी और बी ये दोनों इक्वल कतई नहीं है, बी ये कुछ और ही है और ए बी तो कुछ और ही है। तो क्या आप ये दोनों बातें इजीली क्लियरली समझ पाए? इसमें मेरे ख्याल से किसी भी स्टेप में कोई डाउट नहीं है, किसी भी स्टूडेंट को, और आसानी से चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ये बातें याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ज़रूरी हैं। और चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएंगी अगर डिफरेंशिएशन भी डिटर्मिनेंट्स भी पिक्चर में आया तो इसलिए भी बाइफर्केशन ध्यान से सुनते चलिएगा, इन्हें समझते चलेगा, क्योंकि स्टूडेंट जनरली डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को मैट्राइसेस में और मैट्राइसेस की प्रॉपर्टीज़ को डिटर्मिनेंट्स में मर्ज कर देते हैं, और यही प्रॉब्लम है ना। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। विद दैट स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक और कंसेप्ट समझते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। मैं ऑफ कोर्स पहले चाहूँगा आप ट्राई करें, बट मैं पहले क्वेश्चन आपको जरूर समझा दे रहा हूँ। सुनिएगा बहुत ध्यान से। वो कह रहा है ए बी एंड बी ए आर मैट्राइसेस सच दैट बोथ ए बी एंड ए प्लस बी आर डिफाइंड। तो सर वो कह रहा है कि ए बी भी एग्जिस्ट करता है और ए प्लस बी भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है सर। प्रूव दैट बोथ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्राइसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। तो सोच के देखो स्टूडेंट्स, ये क्यों ट्रू है? बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आप प्रूव कर सकते हो अगर आपने अब तक सारे कंसेप्ट समझे। ये आपके बेसिक से एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की अगर अंडरस्टैंडिंग आपने अच्छे से की है तो आपको एक क्वेश्चन ईजिली समझ आ जाएगा। आप देख कर ही सोच लोगे कि हाँ ये तो होगा, बट फिर भी मैथमेटिकली अगर प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, एक बार सोच के देखिए स्टूडेंट्स, फिर हम साथ में ट्राई करेंगे। आई होप आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई किया और कमेंट्स में ज़रूर लिखा कि आपका क्या आंसर है। ये एक तरीका है स्टूडेंट्स हमारा इंटरेक्ट करने का, कि आप मुझे लिखकर बता पाए कि आप एग्जैक्टली इन क्वेश्चंस को कैसे वर्कआउट कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं और आपके क्या आंसर्स आ रहे हैं ना। तो ज़रूरी है हमारा इंटरेक्ट करना, ताकि हम समझ पाएँ कि एग्जैक्टली उसी मैनर में चीज़ें कन्वे हो रही हैं जैसी हम चाह रहे हैं। तो अगर यहाँ पर चीज़ें समझना मैं चाहूँ तो क्या लिखा हुआ है, वो कह रहा है ए और बी दो मैट्राइसेस हैं। मैं मान लेता हूँ ए और बी अगर दो मैट्राइसेस हैं तो उनका ऑर्डर कुछ अलग अलग है, हम तो मान लेते हैं। तो सर अगेन मैं ए का ऑर्डर मान लेता हूँ, लेट्स से एम क्रॉस एन, और सर मैं मान लेता हूँ बी का जो ऑर्डर है वो है लेट्स से पी क्रॉस क्यू। तो पहली बात तो उसने बोला कि सर ए प्लस बी एग्जिस्ट करता है, एंड डू यू रियलाइज सर ए और बी के सम का एग्जिस्टेंस तब ही पॉसिबल है जब इनका ऑर्डर सेम हो। मतलब अगर ये एम क्रॉस एन है तो ये भी एम क्रॉस एन हो था, या फिर ये अगर पी क्रॉस क्यू है तो ये भी पी क्रॉस क्यू ही होना चाहिए था। मतलब कहना है कंक्लूड यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात कि अगर ए प्लस बी का वजूद है, ए प्लस बी एग्जिस्ट करता है, तो ये तब ही होगा जब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से कंक्लूजन ये होगा कि सर एम जो है वो पी के और जो एन जो है वो क्यू के इक्वल हो। पहली बात, तो पहला रिजल्ट तो हमारे पास है कि एम और एन जो है रिस्पेक्टिवली पी और क्यू के इक्वल होंगे। तो पहली बात तो इनका सम तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये दोनों सेम ऑर्डर के हों। मतलब पहली बात तो अगर सर ए जो है वो एम क्रॉस एन का है तो बी भी जो है वो भी किसका होना चाहिए, एम क्रॉस एन ऑर्डर का होना चाहिए। पहली बात आई होप आपको समझ आई। अब दूसरी बात वो और आसान है, अगर आप ध्यान से सोच पाएँ। सर अगर आपसे कोई कहे, कभी भी आकर आपसे कहे कि सर ए बी प्रोडक्ट निकालूं, तो सर हमारी परिभाषा तो बड़ी सिंपल सी है। हम तो ये सोचते हैं ए और बी, मतलब बी में ए का प्री मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या ए में बी का पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। हम तो ये जानते हैं सर जब भी ऐसा हो तो ए के तो नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज से मैच होने चाहिए, ये तभी एग्जिस्ट करता है। और उन्होंने कहा है ए बी जो है वो डिफाइंड है, उन्होंने खुद बोला कि ये डिफाइंड है। अब जब उन्होंने कह दिया है डिफाइंड है तो मैं कंक्लूड करूंगा सर अब कुछ सोचने की जरूरत ही क्या है, जो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स है वो बी के नंबर ऑफ रोज से मैच होने चाहिए। तो आप क्या कंक्लूड करोगे, आप यहाँ से कहोगे कि सर एम जो है वो एन के इक्वल है, और जैसे ही एम एन के इक्वल हुआ, उसने बोला था ए बी डिफाइंड है राइट, और जैसे ही एम एन के इक्वल हुआ तो कहना है इसे कि सर ए का जो ऑर्डर होगा वो एम क्रॉस एम या एन क्रॉस एन, कुछ भी लिख लो आप। सिमिलरली अगर बी के ऑर्डर की बात करो तो बी भी क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एन, और जैसे ही दोनों एन क्रॉस एन या एन क्रॉस एन ऑर्डर के हुए मतलब ये क्या बन गए सर, ये क्लियरली स्क्वायर मैट्रिक्स बन गए ऑर्डर एन के। और अगर आप ध्यान से देखो तो आपसे ये तो पूछा था कि बोथ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। यस, first of all yes they indeed are square matrices, and second they both are square matrices of the same order n। इसका भी ऑर्डर n है और इसका भी ऑर्डर n ही है।
क्या ये पूरी स्टेप बाय स्टेप मेथड समझे? मेरे ख्याल से कंक्लूजन अब आप आसानी से डिराइव कर सकते हो सिर्फ देखकर। मेरे ख्याल से इतना सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब आपने एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा। विद दैट स्टूडेंट्स थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो आई होप आपको अब चीज़ें समझ आ रही हैं, बहुत अच्छे से क्लियर होती चली जा रही हैं और कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट नहीं हो रहा है और चीज़ें अच्छे से आप समझ पा रहे हैं। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, ये लिखा है इफ़ ए इज़ एनी। मैं अगेन क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि आप ट्राई करें। अगर वो कह रहा है ए जो है वो किसी भी m क्रॉस n मैट्रिक्स का है और बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड, प्रूव दैट बी शुड बी ऑफ n क्रॉस m मैट्रिक्स। क्या आपको याद आ रहा है? हमने जस्ट अभी प्रूव किया है कुछ देर पहले। इन केस इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि ये कैसे हो सकता है, तो मेरा तो कहना है, सोच के देखो, अगर आपसे कोई कहे कि ए बी जो है, अगर ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, है ना, वापस वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, है ना, और बी का ऑर्डर है लेट्स से p क्रॉस q, और अगर आपसे कोई कहे कि ए बी एग्जिस्ट करता है, तो पहला रिजल्ट तो हम क्या निकालते हैं स्टूडेंट? सर अगर ए बी एग्जिस्ट करता है तो हम यहाँ से जो रिजल्ट निकालते हैं वो ये कि ए बी के एग्जिस्टेंस के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो ये कि सर एन जो है वो पी के इक्वल हो। सबसे ज़रूरी बात क्या कि एन जो है वो पी के इक्वल हो। तो पहला रिजल्ट क्या निकल के आता है कि एन पी के इक्वल होगा। दूसरी ज़रूरी बात कि सर अगर यहाँ से कोई कहे, जो बी का ऑर्डर था वो क्या था स्टूडेंट्स? पी क्रॉस क्यू, और जो ए का ऑर्डर था वो क्या था स्टूडेंट? सर ए का ऑर्डर था एम क्रॉस एन। तो दूसरी ज़रूरी बात यहाँ से निकल कर आती है कि हमसे कहा गया कि बी ए बी एग्जिस्ट करता है, और अगर बी ए एग्जिस्ट करता है तो बी की नंबर ऑफ कॉलम ए की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगी, यानी ऑफ कोर्स क्यू किसके इक्वल होगा? सर क्यू एम के इक्वल होगा। तो क्या यहाँ से मैं बी के ऑर्डर को रीडिफाइन कर सकता हूँ? सर ए का ऑर्डर तो बेशक क्या था, ए का ऑर्डर तो हम जानते हैं सर, ए का ऑर्डर क्या है? सर ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन है। लेकिन अगर मैं बी के ऑर्डर को रीडिफाइन करूँ तो बी में जो पी है, पी की वैल्यू क्या है सर? एन, है ना, और बी में जो क्यू है, बी में जो क्यू है उसकी वैल्यू क्या है? एम। तो डू यू रियलाइज ए बी ए और बी ए अगर दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, इफ इट इज नॉट गिवन वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिंपल से एम क्रॉस एन का है, तो ए बी और बी ए दोनों के एग्जिस्टेंस के लिए पॉसिबल होने के लिए सिर्फ यही बात ट्रू है कि अगर ए बी एम क्रॉस एन है तो बी ए बी को जो होना है वो एन क्रॉस एम होना होगा, अगर ए बी भी एग्जिस्ट करता है और बी ए भी एग्जिस्ट करता है। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। जैसे अगर मुझको कभी भी कोई कहे, मान लो ध्यान से सुन लीजिएगा स्टूडेंट्स, जैसे अगर कोई कहता है ए जो है अगर वो लेट्स से 3/4 का मैट्रिक्स है ना, तो अगर कोई कह दे जो बी है वो 4/3 का मैट्रिक्स है, तो क्या ए बी एग्जिस्ट करता है? आई होप मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है ए बी एग्जिस्ट करता है नहीं, तो आप क्या बोलोगे? हाँ सर ये 4 और 4 इक्वल हैं तो ए बी तो एग्जिस्ट करता है। व्हाट अबाउट बी ए? सर हमने पढ़ा अभी बी जो है वो 4/3 का मैट्रिक्स है और जो ए है वो कितना है? 3/4 का मैट्रिक्स है। तो सर आप निकालना चाह रहे हो बी ए एग्जिस्ट करता है या नहीं? मेरा कहना है करता ही होगा सर, क्यों नहीं करता होगा? क्योंकि सोच के देखो ये 3 जो है ये 3 के इक्वल है, तो ऑफकोर्स बी ए भी एग्जिस्ट करता है। क्या आप पॉइंट समझ पाए? पॉइंट बड़ा सिंपल सा स्टूडेंट्स, अगर ये कुछ ऑर्डर का है, मान लो m क्रॉस n, और अगर इसको फ्लिप कर दिया जाए n क्रॉस m बना दिया जाए, तो बेशक दोनों ही आपके मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेंगे। दोनों ही मैट्रिक्स के मतलब ए बी और बी ए, मतलब प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। हालांकि इस बात को आपको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि एग्जिस्ट करेंगे तो इनका प्रोडक्ट इक्वल हो, ऐसा जरूरी है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर मेजरली नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि इक्वल ही होगा। मतलब ए बी और बी एग्जिस्ट करे इसका मतलब ये नहीं है कि उनका प्रोडक्ट इक्वल होगा। और यहाँ पे तो आई एम रियली सॉरी, हो भी सकता है का भी स्कोप नहीं है, क्योंकि सुनना ध्यान से, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो जब आप ए बी निकालोगे तो ए बी का आपका जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? सर उसका ऑर्डर होगा 3/3। तो ऑफ कोर्स सर ए बी का प्रोडक्ट आ रहा है 3/3। सर जब आप बी ए निकालोगे, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? सर उसका ऑर्डर होगा 4/4। तो बी ए किस ऑर्डर में होगा? 4/4 में। तो ऑफ कोर्स सर ए बी ए और बी ए का होने का इक्वल सवाल ही नहीं उठता है अगर एम और एन इक्वल नहीं है। और वो स्क्वायर मैट्रिक्स में भी जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो सब इक्वल हो जाते हैं, मतलब फिर वो 3/3 या 4/4 दोनों ही 4/4 के होंगे, दोनों ही 3/3 के होंगे। उस केस में चांस बनता है कभी कभी इक्वल हो, पर ऐसा हर बार हो ज़रूरी नहीं है। बस यही बात मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कुछ और प्रॉपर्टीज़ हम समझेंगे। हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे बहुत डिटेल में बात करेंगे कि कुछ और स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टीज जो आपको पता होना चाहिए। तो एक बार ये सारी चीज़ें ध्यान से देखें, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर आप यहाँ सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करें तो बहुत मज़ेदार तरीके से आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। आप देख पाएंगे कि मैट्रिक्स में कितनी गहराई में चीज़ें होती हैं और कितनी सारी बारीकियाँ होती हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी से शुरू करें, सो क्या बोल रहा है वो? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। बहुत ध्यान सुने, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। यानी ऑफकोर्स सर अगर आपको ऐसा कहा जाए, ऑफकोर्स अगर आपको कहा जाए, जैसे यहाँ लिखा है बी और यहाँ लिखा है सी, और अगर इनमें मैं प्री मल्टीप्लिकेशन करता हूँ ए का, तो सर आप चाहें तो आप अंदर इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं सर कि मैंने ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ऐसा लिख दिया?
आपको रियलाइज हो रहा है आपने गड़बड़ कर दी। गड़बड़ इसलिए कर दी क्योंकि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर करता है। प्री मल्टीप्लिकेशन एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स, सो यू कैन नॉट जस्ट डू इट एनीवे, है ना। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सर ए से जो हो रहा है वो प्री मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बी प्लस सी में, तो दो बातें, या तो बी और सी को ऐड कर दो और फिर ए से मल्टीप्लाई कर दो, प्री मल्टीप्लिकेशन मतलब उसको लेफ्ट हैंड साइड में कर दो, या फिर सर आप चाहो तो ए को इंडिविजुअली दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लेकिन चूंकि ए प्री मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, यानी ए को आप बी से मल्टीप्लाई करोगे और फिर ए को आप सी से मल्टीप्लाई करोगे, प्री मल्टीप्लिकेशन, मतलब बी में भी ए का प्री मल्टीप्लिकेशन और सी में भी ए का प्री मल्टीप्लिकेशन होगा। बशर्ते हमें यह ध्यान रखना होगा कि ये बिल्कुल गलत होगा। ये इसलिए गलत होगा क्योंकि ए चूंकि सी में प्री मल्टीप्लिकेशन होना था और आपने पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किया, सो दिस इज क्लियरली अ रॉन्ग थ्योरी, अ रॉन्ग हाइपोथेसिस, अ रॉन्ग कंसेप्ट, सो दिस शुड नॉट बी यूज्ड, दिस इज क्लियरली अ रॉन्ग थ्योरी। आई होप आपको बात समझ आई। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आई होप ये कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं है, इस प्रॉपर्टी को आपने डिटेल में समझा। अगली प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इफ conformability is assured, if conformability is assured. Now what do you mean by conformability? Conformability का मतलब वही है the condition, the constraint we put over matrix multiplication. जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन होती है सर कि इसके जो नंबर ऑफ कॉलम है वो उसके नंबर ऑफ रो से मैच होने चाहिए, याद आ रहा है स्टूडेंट्स। अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। ये बहुत मज़ेदार बात है और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट। जैसे मान लो आपसे कोई कहता है ए बी और सी, मैं 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ, बट हमने तो सर कंसेप्ट सीखा है कि एट ए टाइम हम 2 ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो बेशक इसको आप 2 तरीकों से कर सकते हो। किन 2 तरीकों से स्टूडेंट सुनिएगा, सर ए बी सी करना है ना, तो इसको करने के 2 तरीके, या तो पहले आप ए और बी का प्रोडक्ट निकाल लो और फिर आप सी निकाल दो, कोई गड़बड़ नहीं है। या फिर सर आप चाहो तो आप बेशक निकाल लो, पहले आप क्या कर लो स्टूडेंट्स, आप ए को अलग रख लो और पहले आप बी और सी का प्रोडक्ट निकालो, फिर ए को प्री मल्टीप्लाई कर दो, ये भी वही आंसर देगा। लेकिन 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 कंडीशन ये है सर कि आपके गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपकी कंफॉर्मिटी के साथ। कंफॉर्मिटी यानी सुनिएगा बहुत ध्यान से, पहली बात तो अगर उसने दिया है ए बी सी तो ए बी और बी सी का प्रोडक्ट तो आप कर सकते हो, लेकिन जब आप ए बी का प्रोडक्ट करोगे तो जो ऑर्डर आएगा उसमें सी के साथ कंफॉर्मिटी मैच होनी चाहिए, मतलब जो ए बी के नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे वो सी के रो के साथ मैच होने चाहिए। या फिर जो आपने बी सी का प्रोडक्ट कर दिया तो जो बी सी की जो रो होंगी वो ए के कॉलम से मैच होनी चाहिए, तभी जाकर आप ए इंटू बी सी कर पाएंगे या ए बी इंटू सी कर पाएंगे। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? एंड ऑफ कोर्स ए बी सी में अगर आप 2 पहले कोई से भी लेना चाहें तो ले सकते हो, बट ऑर्डर से छेड़खानी मत करना है स्टूडेंट्स। खबरदार आपने इसको ऐसे लिख कर करने की कोशिश की। आपने बोला कि सर मैं तो एक काम करता हूँ, मैं ए सी को कर देता हूँ फिर बी को कर देता हूँ, सर बी को यहाँ लिख लेता हूँ और फिर ए सी को कर देता हूँ, आपने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। चाहे कन्फॉर्मिटी मैच हो रही हो, चाहे आपको वो मिल जा रहा हो, रो एंड कॉलम सेम हो जा रहे हो, कॉलम और रो सेम हो जा रहे हो, आई एम रियली सॉरी, पर फिर भी आप नहीं करोगे ऐसा। आपने ऑर्डर ही चेंज कर दिया। ये क्या था, ए बी सी, तो या तो ए बी पहले ले लो और सी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, या फिर पहले बी सी निकालो फिर ए से प्री मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन आप ऐसे ही रैंडमली किसी भी ऑर्डर में इसको नहीं कर सकते। मैं बार बार इसी बात पे एम्फसाइज कर रहा हूँ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर प्लेज अ क्रूशियल रोल, इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, यू जस्ट कैन नॉट प्ले विद द ऑर्डर। और यहाँ भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तब ही अलाउड है स्टूडेंट जब कंफॉर्मिटी अफेक्ट नहीं हो रही है। मैं कंफॉर्मिटी का मतलब समझाता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लो आप क्या निकालना चाह रहे हो, आप निकालना चाह रहे हो ए बी और सी, है ना, आप ए और बी का प्रोडक्ट निकाल के सी निकाल रहे हो। तो मान लो आपने ए और बी का प्रोडक्ट निकाला और उसका ऑर्डर आ रहा है क्या, उसका ऑर्डर आता है लेट्स से एक, मतलब इसका ऑर्डर आ रहा है लेट्स से पी इंटू क्यू, है ना, और सी का ऑर्डर है अगर एम क्रॉस एन, तो ऑफकोर्स ये क्यू और एम सेम होने चाहिए। आप बात समझ पा रहे हो? इसी के साथ साथ अगर आपसे कोई कहता है मान लो ऐसा कुछ कि सर आप ए से प्री मल्टीप्लाई कर दोगे बी और सी को, ठीक है सर आप कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो बी और सी का ऑर्डर आता है एम क्रॉस एन और सी ए का जो ऑर्डर था वो था पी क्रॉस क्यू, तो यहाँ पे ये जो क्यू है वो एम के इक्वल होना चाहिए था, तभी आप ऐसा कर पाओगे। तो कंफॉर्मिटी तो अश्योर्ड रहनी ही चाहिए, वो यही बात आपसे कह रहा है। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, यानी ए बी सी को आप पहले बी सी करके ए से प्री मल्टीप्लाई कर दो या ए बी करके सी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, चलेगा, पर क्या अश्योर्ड होनी चाहिए, कंफॉर्मेबिलिटी, यानी वही आपके कॉलम और रो का मैच होना जरूरी है। आई होप ये बात तो आप हमेशा याद रखेंगे एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। विद दैट स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बढ़ें तो ये प्रॉपर्टी में कोई डाउट नहीं है। अगली प्रॉपर्टी, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव। ये तो हम डिस्कस बहुत अच्छे से कर चुके हैं। वो देखो यही कह रहा है, नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव। ये लाइन का बड़ा इंपॉर्टेंट सा सिग्निफिकेंस है। हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कि सर ए बी हमेशा बी ए के इक्वल हो जरूरी नहीं है,
हो भी जाता है सर, कभी कभी कोइंसिडेंटली आ जाता है, बट हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब पहली बात तो ये कब होगा स्टूडेंट, जब आपके वो मतलब रिफ्लेक्ट हो, मतलब अगर ए का ऑर्डर m क्रॉस n है तो b का ऑर्डर n क्रॉस m होगा, तभी आप ए बी और बी ए दोनों निकाल पाओगे। लेकिन उसके बावजूद भी क्या ए बी और बी ए इक्वल हो ऐसा ज़रूरी है सर? ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आई होप आपको बात समझ आई। मैथ्स में जैसे 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 दोनों ही 6 होता है। एल्जेब्रिकली नंबर्स पे ऑपरेशन जब आप करें मल्टीप्लिकेशन तो बेशक ये बात सही है, लेकिन मैट्राइसेस के मल्टीप्लिकेशन में ये बात ट्रू नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। आई होप ये तीनों प्रॉपर्टीज़ आपने डिटेल में पढ़ी, इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इन तीनों को आपने अच्छे से समझा और अच्छे से सीखा। थोड़ा और आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके साथ थोड़ा और आगे बढ़ के कुछ और नए कंसेप्ट हम एक्सप्लोर करेंगे। कुछ और कंसेप्ट से मेरा सीधा सीधा मतलब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए बाय अ नल मैट्रिक्स confirmable with A will give null matrix. I hope you remember हमने इस बारे में बात की है। इस बारे में क्या बात की है? मान लो there is a matrix A और matrix A का let's say order है 3 क्रॉस 2 है ना, and there is another matrix B. matrix B का order है let's say 2 क्रॉस 4। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? तो सर अगर इन दोनों में से कोई भी एक मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हुआ, इन दोनों में से कोई भी एक नल मैट्रिक्स हुआ, लेट्स से ये वाला जो मैट्रिक्स है ये हमारा कोइंसिडेंटली एक नल मैट्रिक्स है, ये कुछ भी हो, लेट्स से इसमें 2 क्रॉस 4 में कुछ भी हो, 2 -1 3 है ना, 4 यहाँ पे 11 -8 7 और -9 ये लिखा हुआ है, तो ऑफ कोर्स ये एक नॉन नल मैट्रिक्स है, ये एक नल मैट्रिक्स है। कन्फॉर्मिटी है क्या सर? कन्फॉर्मिटी है, अगर आप ध्यान से देखो तो आप देख पाओगे इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इसके नंबर ऑफ रोज से मैच हो रहे हैं, तो बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही आप ए बी निकालोगे, जैसे ही आप ए बी निकालोगे तो क्या पहले तो आप मुझे ए बी का ऑर्डर प्रेडिक्ट करके दे सकते हो? मेरे ख्याल से बिल्कुल दे सकते हैं सर। ऑर्डर जो होने वाला है वो हो जाने वाला है 3 क्रॉस 4, तो ए बी का जो ऑर्डर होगा दैट विल बी 3 क्रॉस 4, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या मैं डायरेक्टली आंसर भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ? आप कर सकते हैं अगर कन्फॉर्मेबिलिटी है। कन्फॉर्मेबिलिटी का मतलब स्टूडेंट्स अगर आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अलाउड है, मतलब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज से मैच हो रही हैं, तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर वन ऑफ द मैट्रिसेस इज ए नल मैट्रिक्स, अगर इन दोनों में से कोई एक या दोनों ही जीरो मैट्रिक्स हुए तो इनका प्रोडक्ट भी जीरो होना तय है और उसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 4। आई होप आप सोच पा रहे हो। सर पहले क्या करेंगे, इसकी रो का इसके कॉलम से, सो 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 11 0 बना देगा। ऐसे करते करते 0 0 सबको 0 0 बनाते जाएंगे। सेम ये जो 0 है ये भी इन सबको, और ये जो दोनों 0 ये भी इन सबको। तो क्या आप बात समझ पा रहे हो? और ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 4, मतलब कॉलम कितने होंगे सर? रो होंगी 3 और कॉलम कितने होंगे? 4। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। मतलब क्लियरली कितने कॉलम सर? 4, तो 0 0 0 0 ऐसे 4 बार। और कितनी रोज सर? 3। आई होप ऐसा डायरेक्ट रिजल्ट आप देख के लिख सकते हो। क्यों लिखा सर? क्योंकि ए वॉज अ नल मैट्रिक्स, ए जो था वो एक नल मैट्रिक्स था। क्या ये बात आपको याद रहेगी? इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा स्टूडेंट्स, इस बात को प्लीज़ समझो। इस बात को जनरली स्टूडेंट्स में से इंटरप्रेट करते हैं। बहुत अच्छे से सुनना, मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ। अगर कभी भी कोई कहे कि सर ए बी एक नल मैट्रिक्स है, ए बी एक नल मैट्रिक्स है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ए 0 होगा या ए नल मैट्रिक्स होगा या बी नल मैट्रिक्स रहा होगा या ए एंड बी दोनों ही नल मैट्रिक्स रहे होंगे। ये तीनों में से कोई भी बात हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आ सकता है, चांसेस बन सकते हैं, और ऐसे ही हमने सीखा था एक एग्जाम्पल के थ्रू। बट हाँ, हमने सीखा कि अगर ए और बी में से कोई एक नल मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ए जो था वो नल मैट्रिक्स था, तो ऑफकोर्स सर ए बी 0 होगा। कन्फॉर्मिटी अश्योर्ड होनी चाहिए। आई होप कन्फॉर्मिटी मुझे रिकॉल करवाने की जरूरत नहीं है कि रोज एंड कॉलम्स वाला जो आपका लफड़ा होता है वो सॉर्टेड हो। तो ऑफ कोर्स अगर इन दोनों में से कोई भी एक नल मैट्रिक्स हुआ, जैसे या तो A0 ए नल मैट्रिक्स हुआ या फिर B नल मैट्रिक्स हुआ या फिर सर दोनों ही नल मैट्रिक्स हुए, A एंड B दोनों ही नल मैट्रिक्स हुए, उस केस में तो ऑफ कोर्स A B 0 आना तय है। क्या दोनों बात का डिफरेंस आप समझ पा रहे हो? मैं बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कह रहा हूँ। A B का मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर नल है तो दोनों 0 हो या कोई एक 0 हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिना दोनों के नल मैट्रिक्स हुए भी प्रोडक्ट नल आ सकता है। बट अगर उन दोनों में से कोई एक नल रहा या दोनों ही नल रहे तो प्रोडक्ट नल आना तय है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, बट मेरे ख्याल से आप इन दोनों का डिफरेंस समझ पा रहे हो और इन्हें अच्छे से आपने डाइजेस्ट किया। मैट्रिसेस थोड़ा सा, येस ऑफ कोर्स एक थोड़ा सा कंसेप्ट ट्रिकी है, बट ये आपको याद रखना चाहिए। जैसे उन्होंने भी एग्जाम्पल लिया, पहले तो देखो यहाँ पर आपको ए एक मैट्रिक्स दिया, एक बी मैट्रिक्स दिया, तो पहली बात तो क्या कन्फॉर्मिटी मैच हो रही है? हाँ सर, यहाँ भी इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3, और इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3, तो बहुत बढ़िया सॉर्टेड सा है। और क्लियरली सर जो ए ओ का प्रोडक्ट आएगा वो जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? स्टूडेंट सोच के देखो सर, ये होगा 4/2, तो ए ओ का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 4 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो वो हो जाने वाला है 4 रोज 2 कॉलम। बट क्या मैं ए ओ प्रेडिक्ट कर सकता हूँ? येस, बिना सोचे समझे प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि कन्फॉर्मिटी मैच हो गई और इनमें से एक जो मैट्रिक्स है वो एक नल मैट्रिक्स है। तो क्लियरली ये एक 4/2 यानी 4 रो
और 2 कॉलम का एक नल मैट्रिक्स बनेगा। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें होंगी। क्या आपको ये पूरा पार्ट समझ आया? आई होप यहाँ तक कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो हम प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, इन्हें बहुत अच्छे से आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो और इन्हें आप अच्छे से समझ पा रहे हो और इनको लेकर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स, एक और प्रॉपर्टी हम सीखते हैं। इस प्रॉपर्टी को भी बहुत ध्यान से समझिएगा, इसे भी बहुत अच्छे से मेजर करिएगा। क्या लिख रहा है वो लिख रहा है इफ ए इज एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। अब आता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स पिक्चर। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत क्रूशियल बात है और इस बात को हम कई बार किसी ना किसी फॉर्म में यूज़ कर रहे होंगे। ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, इसे ध्यान से सुनना। वो लिख रहा है ए इज एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। मैं इन सारी प्रॉपर्टीज़ को भी सिखा दे रहा हूँ, बट ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में किसी ना किसी से लग रही होंगी और मैं डायरेक्टली बोलूँगा कि देखो ऐसा होता था, तो आपको फिर ये प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए, ये बातें याद रहनी चाहिए, है ना। तो इन्हें अच्छे से सुनिए। यहाँ पर क्या लिख रहा है वो, मतलब बेसिकली आपके 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं। मान लो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एम ऑर्डर का और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का। आई होप आप भूले नहीं हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे हुआ करते हैं। मतलब मान लो एक मैट्रिक्स ए है, मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ। जैसे एक मैट्रिक्स ए है ना, एक मैट्रिक्स है, जैसे इसका ऑर्डर है, कुछ भी एक सिंपल सा ले लेते हैं 3/2 का, है ना। 3/2 मतलब 3 रो 2 कॉलम, है ना। कुछ भी एंट्रीज हैं 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। अब बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, आप खुद इमेजिन करना, खुद आप विजुलाइज करना। अब अगर आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हो और मैं ए में उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहा हूँ, तो मैं अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहा हूँ, क्या आपको याद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे हुआ करते थे? अगर ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग याद दिलाना चाहूँ, मतलब अगर मैं एक I3 के बारे में बात करूँ, तो I3 क्या होता है स्टूडेंट्स? पहली बात तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होते हैं सर? ये स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, है ना। और ये कौन से ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा सर? ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑर्डर 3 का, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3। और एक और बात क्या पता रहती है सर, इसमें ये डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स का ही और फिक्स्ड और बेटर और रिफाइंड वर्जन है, जिसमें ऑर्डर 3 का ये एक मैट्रिक्स है जिसमें इसके डायगोनल एलिमेंट्स सारे 1 1 होते हैं और बाकी सब क्या होते हैं स्टूडेंट्स सर? बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। हम ऐसे मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या आपको ये प्रॉपर्टी याद है? और अगर इतना याद है स्टूडेंट्स, तो वापस आइए काम की बात पर। अगर मैं ए में प्री मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो क्या आप मुझे बता सकते हो सर, चूंकि ए का ऑर्डर है 3/2, तो आई का क्या ऑर्डर होना चाहिए सर? आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। और सर अगर ए में नंबर ऑफ रोज हैं 3, तो आई में भी कॉलम्स कितने होंगे? आई में भी कॉलम 3 होंगे, और कॉलम 3 है तो रो भी 3 होंगे, क्योंकि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्योंकि मुझे ये 3 और ये 3 सेम रखना है। आई होप आपको बात याद आ रही है। तो सर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का अगर मैं लूँ और ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ, तो आप खुद सोचो ना, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कुछ ऐसा है 1 0 0 0 1 0, है ना, और 0 0 1। आप खुद सोच के देखना स्टूडेंट्स। और मैं कुछ भी 3/2 का एक नॉर्मल सा वेरिएबल मैट्रिक्स ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे मान लो मैंने एक लिया 3/2, है ना, तो रोज तो 3 ही हैं बट कॉलम 2 है ना। जैसे मैंने ले लिया AB, है ना, CD, और ये ले लिया EF। अब आप खुद सोच के देखो स्टूडेंट, इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3 और इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट 3 × 2। तो ऑफकोर्स पहली बात तो ये 3 और ये 3 मैच हो जा रहा है। तो जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है? वो ऑफकोर्स आंसर जो आएगा वो 3 × 2 का ही आएगा, क्योंकि ये जो 3 है ये आपको यहाँ से मिलेगा और ये जो 2 है आपको यहाँ से मिलेगा। तो आंसर जो होगा वो 3 × 2 का ही होगा। लेकिन वो कैसा होगा उस बारे में बात करते हैं। बहुत ध्यान सुनिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे सर? हम उठाएंगे यहाँ से, तो क्या उठाएंगे सर? यहाँ से आप रो उठाएंगे और यहाँ से आप लेंगे कॉलम, है ना। तो क्या आपको दिख रहा है 1 × A प्लस 0 × C प्लस 0 × E, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा आपको A। क्या आप बात समझ पाए? इसी रो को अगर इस PDF से मल्टीप्लाई किया तो वापस 1 × B, बाकी सब वापस क्या बन जाएंगे 0। तो क्या आपको समझ आया? सेम 0 1 0, तो 0 1 0 को ACE से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ क्या मिलेगा? C। सिमिलरली 0 1 0 को BDF से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? सिर्फ D। क्या आप बात समझ पा रहे हो? सिमिलरली जब 0 0 1 को आप E से मतलब ACE से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ क्या मिलेगा? E। और जब 0 0 1 को आप BDF से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ क्या मिलेगा? F। तो क्या आप पॉइंट समझ पा रहे हो? पॉइंट बड़ा सिंपल है। अगर A एक M × N ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है और अगर उसमें मैं प्री मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहा हूँ किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो पहले तो हमें किस ऑर्डर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? M ऑर्डर के मैट्रिक्स से। M ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। एंड ऑफ कोर्स जैसे ही आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस वही ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसका मतलब आपको समझ आ रहा है? इसका मतलब बड़ा आसान सा है स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये, जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा है 2 × 1 या ले लीजिए 1 × 2, तो ऑफकोर्स क्या होता है 2। तो वैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बिहेव करते हैं। जैसे कि मान लो वही A मैट्रिक्स आपके पास है, वही A मैट्रिक्स आपके पास है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, और वो मैट्रिक्स वही है A, यानी AB
सी डी और ई एफ, इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स 3 into 2। अब मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई तो करना चाह रहा हूँ लेकिन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहा हूँ। तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या लेना पड़ेगा सर, अगर इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं तो वहाँ पर भी रो कितनी होनी चाहिए 2, और अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसमें रो 2 हैं तो कॉलम भी कितने होंगे 2, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो कैसा होगा 1 0 0 1। और सर अगर आप इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या होगा, आई थिंक मुझे कुछ कहने या बोलने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये 2 और ये 2 मैच हो गए, तो सर इसका जो ऑर्डर होना है वो क्या होना था 3 into 2, तो इसका जो ऑर्डर होगा वापस 3 क्रॉस 2 ही होगा पहली बात। और सर अगर आप चीज़ें निकालना चाहें तो वापस क्या करेंगे सर, दिस इंटू दिस कर रहे हैं तो इसकी तो हम रो उठाएंगे और इसके हम क्या उठाएंगे कॉलम। तो ध्यान से देखिए a into 1 प्लस b into 0, तो वापस क्या बचेगा a। सिमिलरली a b से 0 1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या बचेगा b। आई होप आप सोच पा रहे हो। c d से 1 0 को मल्टीप्लाई किया तो क्या बचेगा c, और c d से 0 1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या बचेगा d। आई होप आप खुद देख पा रहे हो, है ना। जैसे e into 1 e प्लस f into 0 0, तो क्या बचेगा e, है ना। सिमिलरली e into 0 0 प्लस f into 1 f, तो ये क्या बचेगा f। तो क्या आप बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो, बात बड़ी सिंपल सी है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। जैसे अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, इफ़ यू हैव अ मैट्रिक्स लेट्स से a, और वो किस ऑर्डर का है m क्रॉस n का, है ना। तो अगर इसको आप लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, अगर a को आप लेफ्ट साइड से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m क्रॉस m है, क्योंकि तभी जाकर वो m से मल्टीप्लाई होगा। आई बात समझ पा रहे हो, क्योंकि ये हमारा चीज़ें मैच होनी चाहिए, कन्फॉर्मेबिलिटी मिलनी चाहिए। सिमिलरली अगर आप a में पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो a का ऑर्डर क्या है m क्रॉस n, अगर यहाँ पे लिखा है n तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का लेंगे आप n का, तभी जाकर वापस वही चीज़ें दोनों मैच हो पाएंगी। क्या आप बात समझ पा रहे हो। एंड ऑफ कोर्स या तो ऐसे कर लें या ऐसे, दोनों ही केस में आपको ओरिजिनल ए ही मिल जाना है। जैसा बेसिक सी बात हम मैथ्स में करते आए हैं, जैसी बड़ी बेसिक सी सिंपल सी बात हम करते आए हैं मैथ्स में कि 2 into 1 करो या 1 into 2, वो 2 ही होता है। तो ये 1 की तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिहेव करते हैं। आई होप ये बात आपको याद रहेगी, यहाँ तक कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है, ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। और थोड़ी क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूँ, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ तो क्या, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया तो बात ही खत्म। स्टूडेंट सोच के देखो सर, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है लेट्स से ऑर्डर n का, तो a क्या है n क्रॉस n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स, उस केस में भी क्या ट्रू होगा, बिल्कुल ट्रू होगा। अब तो क्या है i भी n ऑर्डर का है और a भी n ऑर्डर का है, तो सीधी बात है ना सर, मिल ही जाना है वही। आई होप मुझे कुछ कहने या लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर a में n क्रॉस n में मैंने i से मल्टीप्लाई किया तो भी वही मिल जाना है। अगर कन्फ्यूजन है तो मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक लिया एक स्क्वायर मैट्रिक्स ABCD, है ना, इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2। अब अगर इससे मुझे मल्टीप्लाई करना है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो ऑब्वियसली मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा लेना पड़ेगा, आइडेंटिटी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। और चूंकि यहाँ पर 2 है, प्री मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो उसमें भी कॉलम्स 2 होने चाहिए ना, उसका भी ऑर्डर 2 ही होगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होगा 1 0 0 1। और आप जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आप रियलाइज़ कर पा रहे हो, देखो 1 0 AC तो क्या मिलेगा A, 1 0 BD तो क्या मिलेगा B, 0 1 AC तो क्या मिलेगा, आई होप आपको रियलाइज हो रहा है C, 0 1 BD तो क्या मिलेगा D। तो वापस ABCD यही मैट्रिक्स मिल जाना है। या फिर अगर आप सोच के देखते हैं, अगर आपके पास यही मैट्रिक्स होता है ABCD जो कि किस ऑर्डर का है स्टूडेंट्स 2 by 2 का, और इसमें अगर मुझे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करना है किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो सर अगर इसमें ये हैं कितनी 2 कॉलम्स, तो इसमें भी कितना होगा, तो इसमें भी रोज 2 ही होंगी, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो कॉलम और रो सेम होंगे, और वो भी वापस क्या बन जाएगा 1 0 0 1। अब आप खुद सोचो AB into 1 0 क्या बचेगा A, AB 0 1 तो क्या मिलेगा B, CD 1 0 तो क्या मिलेगा C, और CD 0 1 तो क्या मिलेगा D। तो वापस ओवरऑल ऐसे करें प्री मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, जब वो नॉर्मल किसी मैट्रिक्स किसी भी m क्रॉस n ऑर्डर के लिए ट्रू थी, ये बात जब वो किसी m क्रॉस n ऑर्डर के लिए ही ट्रू थी, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए तो ट्रू होना तय है ना। बस ये बात याद रखना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बात एक नॉर्मल मैट्रिक्स के लिए भी ट्रू थी, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए तो ट्रू होना अनडाउटेडली सही है। आई होप ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप अच्छे से याद रख पाएंगे, इसमें कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन आपको नहीं है, और यहाँ तक चीज़ें समझ आई हैं। विद दैट अगर अब हम आगे प्रोसीड करें, अगर हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ें, आई होप ये कंसेप्ट डाइजेस्ट हो रहा है। एक बड़ा बेसिक सा कंक्लूजन अगर मैं दे दूँ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिहेव लाइक 1 यूनिट, है ना। जैसे कि आई होप ये हमने सीखा है, जैसे 3 into 1 जो हम करते हैं वैसा ही 1 into 3 होता है और वो 3 के इक्वल होता है, वैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बिहेव करते हैं। पहली बात तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमेशा स्क्वायर ही होंगे किसी सेम फिक्स ऑर्डर के, मतलब उसमें रो और कॉलम सेम होगी। तो जैसे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर मैं आपको समझाने के लिए देता हूँ m क्रॉस m का, अगर कोई मैट्रिक्स है A, तो यहाँ पर अगर m है तो A का भी ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस n, क्योंकि यहाँ भी मुझे m चाहिए, है ना। तो इसके प्रोडक्ट से आपको A ही मिलेगा जो कि होगा m क्रॉस n का। चाहे तो आप A में
m क्रॉस n में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, बट इस बार जब आप करेंगे तो वो कैसा होना चाहिए, n क्रॉस n का। तो चाहे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दें या ऐसे कर दें, एक ही बात आनी। और जब इस सिनेरियो में ट्रू है तो स्क्वायर मैट्रिक्स पे तो ट्रू हो गई होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स पे ट्रू होने का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर ये m क्रॉस m का होता तो ए क्या होता है m क्रॉस m, तो ये भी क्या हो जाता है m क्रॉस m और ये भी हो जाता है m क्रॉस n। आई होप आप मेरी बात समझ पाए और इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी कई बार किसी ना किसी तरीके से हम अप्लाई कर रहे होंगे। अभी मैं आपको सिर्फ प्रॉपर्टी सिखा रहा हूँ, एप्लीकेशंस पर हम शिफ्ट करेंगे, क्वेश्चंस में हम बेशक अप्लाई करेंगे, बट इन प्रॉपर्टीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। ये बहुत क्रूशियल, बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक और प्रॉपर्टी समझिएगा, इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑलवेज रिमेंबर फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, positive integral power, what do they mean by this n? This n should be a positive integer value, ये हमेशा एक positive integral power होती है, can be obtained by multiplying itself n time। तो वही नोशन है जैसे हमने हमारे एल्जेब्रा में सीखा है, अगर आपको x क्यूब लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, x इंटू x। सिमिलरली अगर मैट्रिक्स में, अगर किसी मैट्रिक्स में, कंडीशन है ऑफ कोर्स, बात करेंगे उस पर, लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स में लिखा है a क्यूब तो इसका मतलब है a इंटू ए। लेकिन ऑफ कोर्स ये तब ही पॉसिबल है जब वो कैसा मैट्रिक्स हो, जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो मतलब इसका भी ऑर्डर n क्रॉस n होगा, ये भी वही n क्रॉस n है और ये भी वही n क्रॉस n ही है। तो कंडीशन सेम है स्टूडेंट्स, कंडीशन वही है कि पहली बात तो ये कि वो क्या होना चाहिए सर, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और अगर वो ऐसा है तो अगर उस पर कोई पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है, माइंड यू द टर्म स्टूडेंट्स, मैंने कभी भी -2 नहीं लिखा है, मैंने कभी भी आपको 1/2 लिख के नहीं दिया, मैंने -1/3 लिख कर नहीं दिया। ये जो पावर है, ये पावर क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ये पावर एक पॉजिटिव इंटीजर ही होनी चाहिए। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो, ये बात को आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो। तो जब जब भी पॉजिटिव इंटीजर होगा उस केस में बेशक इसका यही मतलब है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स उतनी बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये कुछ कन्वेंशंस हैं जो क्वेश्चंस के दौरान हम यूज़ करेंगे, इन पर हम बातें करेंगे। कहीं अगर क्वेश्चन में लिखा है a क्यूब तो आपको डाइजेस्ट होना चाहिए दैट a मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल एंड a इज नथिंग बट गेटिंग मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स टू इटसेल्फ एंड दैट्स हाउ यू आर जनरेटिंग a क्यूब। आई होप दिस इज हाउ यू विल गेट द पॉइंट, यू विल गेट द सिंपल रिजल्ट। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ये जो सारी टर्मिनोलॉजीज में सिखाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, जो प्रॉपर्टीज आपको सिखाना चाह रहा हूँ, जो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड हैं, उन्हीं से जनरेट हो रही हैं। तो इन्हें बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि इन पर क्वेश्चंस आएंगे और उन्हीं पे हम ये अप्लाई करेंगे। तो इन बेसिक्स को सीखते चलिए। सर व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसका क्या मतलब होता है, सॉरी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है सर, मैट्रिक्स से भी पॉलिनोमियल बना सकते हो। इफ आई स्टार्ट ट्रीटिंग मैट्रिक्स एज वेरिएबल, आई होप आप पॉलिनोमियल समझते हो। जैसे अगर मैं नॉर्मल से पॉलिनोमियल की बात करूँ, जो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल नहीं होते, जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल हमने पढ़े तो वो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, हम सीखते थे। जैसे होता था ax क्यूब है ना, फिर लिखा होता था bx स्क्वायर, फिर लिखा होता था cx प्लस d, और फिर ऐसा कुछ एक पॉलिनोमियल बन जाता था। जैसे आप फंक्शन में लिखना चाहे तो f ऑफ x लिख दिया करते थे, या फिर अगर आप उसको इक्वल टू 0 निकाल कर उसके सोल्यूशन या रूट्स निकालना चाहें तो आप उसके रूट्स निकाल लिया करते थे। उसी तरीके से जो वेरिएबल हम x यूज़ कर रहे थे, जैसे ये हमारा एक नॉर्मल पॉलिनोमियल है f ऑफ x, जहाँ पे पावर एक एक करके रिड्यूस होती चली जाती है। अगर यहाँ पर मैं एक वेरिएबल की जगह एक मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस कर दूँ, मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस कर दूँ, जैसे हमारे पास f ऑफ x क्या होता था 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ऐसे स्टैंडर्ड से जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनकी जगह अगर मैं एक वेरिएबल की जगह मैं एक मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस कर दूँ, अच्छा कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट नहीं होगी, अगर आपको किसी मैट्रिक्स में कुछ ऐड करना है प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे अगर मैं एक मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करता हूँ, जैसे लिखा है 3a मतलब 3a क्यूब है ना माइनस 6a स्क्वायर प्लस लेट्स से 7, तो ये लिखना गलत है। ये लिखना गलत इसलिए क्योंकि इस बात को समझो स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस बात को ध्यान सुनना। आप जब यहाँ से कुछ जनरेट करेंगे तो ये क्या होगा स्टूडेंट, सर इसका मतलब है कि आपने a मैट्रिक्स को 3 बार मल्टीप्लाई किया है ना, और उसमें फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, स्केलर क्वांटिटी हम जानते हैं। सर यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने a मैट्रिक्स को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई किया और फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, स्केलर क्वांटिटी, ये भी हम जानते हैं। सर यहाँ पे 7 कैसे ऐड करोगे, मतलब आप सोच के देखो सर, एक मैट्रिक्स में जो कि ऑफकोर्स ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, अगर ए क्या है ऑफकोर्स ए क्या हो जाने वाला है स्टूडेंट्स, ए ऑफकोर्स पहली कंडीशन तो यही है कि ए जो होने वाला है वो क्या हो जाने वाला है सर, ए की जो बेसिक कंडीशन है वो है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना तय है। अगेन ये जो पॉलिनोमियल मैट्रिक्स निकालोगे ना उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए। तो जैसे ही ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सर एक बात तो क्लियर नजर आ गई कि एक मैट्रिक्स में आप कोई स्केलर क्वांटिटी ऐड नहीं कर सकते, आप मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ऑफकोर्स मैट्रिक्स में स्केलर से या मैट्रिक्स से दोनों से मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में स्केलर वैल्यू आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो आप 7 को बस ऐसे ही ऐड नहीं कर सकते। तो मुझे ये पता है सर कि ये जो a है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का। तो अगर मैं 7 में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दूं ऑर्डर n का, अगर मैं 7 में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर दो ऑर्डर n का, तो आप बात समझ पा रहे हो। यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर भी मुझे उसी ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। जैसे मान लो थर्ड ऑर्डर का है, तो यहाँ पे भी थर्ड ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होगा, ये भी एक थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, और ये भी एक थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट होके फिर ये ऐड हो जाएगा। एंड डू यू रियलाइज 7in क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और उसमें क्या मल्टीप्लाई हो जा रहा है 7, तो ये क्या हो जाएगा 7 0 0 0 7 0 एंड 0 0 7। क्या आप थोड़ा विजुलाइज कर पा रहे हो? एंड ऑफ कोर्स उस मैट्रिक्स को इस रिजल्ट में हम ऐड कर पाएंगे। सो बस 7 नहीं रहने देंगे, यहाँ पर हमें in रखना होगा। जैसे हमारे पॉलिनोमियल में क्या हुआ करता था, हमारे पॉलिनोमियल्स में हमारे पास कांस्टेंट टर्म हुआ करती थी, वो बिल्कुल एडजस्ट हो जाती थी। पर यहाँ पर जब आप मतलब पॉलिनोमियल जब वेरिएबल के बजाय जब आप ऐसा कुछ ले रहे हो, जब आप क्या इंट्रोड्यूस कर दे रहे हो, कोई आप लेट्स से मैट्रिक्स में पॉलिनोमियल बना रहे हो, ऐसा कुछ बना दे रहे हो, है ना, आप कुछ भी लिख दे रहे हो, लेट्स से 7a³ प्लस फिर आप लिख दे रहे हो 5a², फिर आप लिख दे रहे हो -6a। तो आप बस ऐसे ही यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख दोगे कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे 3 ऐसे ही नहीं आ सकता। इस कांस्टेंट के साथ आपको उस ऑर्डर का, उसी ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करके फिर इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या आप ये पॉइंट समझ पाए? ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी ग्रेजुअली आपको रहने लगेगी जब हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ना शुरू करेंगे। अभी बस थोड़ा सा चीज़ें बस डाइजेस्ट करिए एज अ फैक्ट कि ऐसा होता है। इट्स लाइक आपको इनिशियली पढ़ाया गया कि दिस इज 2, सो यू माइट नॉट अंडरस्टूड कि सर 2 ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा कर्व्ड सा शेप ये 2 क्यों है, बट ग्रेजुअली इन अ लॉन्गर रन आपको कुछ समय बाद रियलाइज हुआ कि हाँ इस 2 का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, एक नंबर है। इससे हमने कितनी सारी मैथ्स को डेवलप किया, इवॉल्व किया, हमने कई सारी चीज़ें सीखी। सिमिलरली अभी मैं कुछ आपको फैक्ट्स दे रहा हूँ कि देखो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल, तो उसी चीज़ को हम आगे जाके यूज़ करेंगे, बट अभी इसे एज अ फैक्ट समझने की कोशिश करिए कि ऐसा ऐसा एक मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल होता है। आई एम ट्राइंग टू अश्योर यू कि जब हम डिटर्मिनेंट्स कर लेंगे, जब हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ लेंगे, तो आपको और क्लैरिटी के साथ ये चैप्टर समझ आ रहा होगा, और तब आप और अच्छे से इसे समझ रहे होंगे। अगर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल समझ आया, मतलब ये रीज़न समझ आएंगे कि हमने क्यों पढ़ा था, इसको करने का मोटिव आप अच्छे से जान पाएंगे। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के बाद अगर मैं नेक्स्ट अगर कंसेप्ट की तरफ बढ़ूँ, तो एक पास्ट ईयर क्वेश्चन लेते हैं। IIT JEE मेंस ने 2012 में एक क्वेश्चन पूछा था, एक अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये उन सभी कंसेप्ट्स पर बेस्ड है जो सारे कंसेप्ट्स अभी तक हमने सीखे हैं। तो अगेन बिफोर आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें, समझें और ध्यान से देखें और ट्राई करें। मेरा यकीन करिए जितना कुछ अभी तक पढ़ाया है, समझाया है, उस बेसिस पे क्वेश्चन आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो एक बार कोशिश करिए इसे सॉल्व करने की। कमेंट में आप दोनों चीज़ें लिखिएगा, आपने क्या मेथड यूज़ की, आपकी अप्रोच क्या रही, और आपने इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई किया और क्या आंसर आया, दोनों बातें लिखिए स्टूडेंट्स। फिर हम साथ में मिलकर डिटेल में डिस्कस इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपने स्क्रीन पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई किया। देखो क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है ए एक मैट्रिक्स है। ठीक है सर, एक मैट्रिक्स है। क्या आप देख के थोड़ा ऐसे सोच के बता सकते हो कि ए किस टाइप का मैट्रिक्स है? अगर अभी तक हमने जो बेसिक नॉलेज पढ़ा है, मतलब बोल के देख के सोच के बोलो स्टूडेंट्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैंने क्वेश्चन पूरा खत्म कर दिया, आपको बस 2 चॉइसेस दिए और आप खुद सोचो। सर अगर आप ध्यान से देखो तो ए में अगर मैं देखूँ तो सर ये ए का डायगोनल है, मतलब आई होप आप देख पा रहे हो, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये ए का डायगोनल है। और ए के डायगोनल में अगर आप देखो सर, तो उसके अलावा बाकी सब जो एलिमेंट्स हैं, मतलब ए का डायगोनल उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं। तो क्लियरली सर ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। आई होप आपको ये सारी बातें याद है। फिर ये सारी बातें छोड़ के मैं इंपॉर्टेंट बात पर आता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ए एक मैट्रिक्स है और उसने बोला है U1 और U2, हमें नहीं पता बट वो क्या है, 2 कॉलम मैट्रिक्सेस है। ठीक है, इस तरीके से हैं सर कि AU1 और AU1 और AU2 जो थे वो क्या है स्टूडेंट्स, वो ये निकल कर आ रहे हैं। तो वो U1 और U2 की वैल्यू पूछ रहा है। क्या आपको क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, और वो आपसे U1 प्लस U2 पूछ रहा है। अब हम में से कई सारे समझदार लोग ऐसा सोचेंगे कि सर U1 और U2 कॉलम मैट्रिक्स है, तो U1 को मान लेते हैं कुछ एक कॉलम मैट्रिक्स, उसमें कुछ वेरिएबल्स ले आते हैं, फिर U2 को मान लेते हैं कुछ कॉलम मैट्रिक्स और उसमें कुछ वेरिएबल ले आते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। मैं कह रहा हूँ इतना करने की जरूरत नहीं है, मेरा यकीन करिए इतना करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप स्टैंडर्ड मैनर में सोच पा रहे हो, कैसे सुनिएगा, बात समझना स्टूडेंट्स। हमसे क्या पूछा जा रहा है, U1 प्लस U2। अगर आप U1 एक कॉलम मैट्रिक्स मानोगे और U2 एक अलग कॉलम मैट्रिक्स मानोगे, तो आपको 2 कॉलम मैट्रिक्स के 2 अलग कई सारे वेरिएबल्स आपको पिक्चर में लाने पड़ेंगे और आपका क्वेश्चन ट्रस्ट में अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यकीन करिए आप सॉल्व जरूर कर लेंगे, लेकिन वो अननेसेसरीली लेंदी हो जाएगा। और जो ये एग्जाम है आपकी, जो पहले IIT JEE मेंस जो एग्जाम है वो AIEEE के नाम से जानी जाती थी, और जो JEE एडवांस आपकी आजकल होती है वो पहले JEE के नाम से जानी जाती है। मतलब पहले 2 एग्जाम थी, AIEEE जो अब JEE मेंस है,
मतलब लेवल वाइज बात करें और जो एग्जाम का कॉन्टेक्स्ट वाइज बात करें, और जो IIT JEE एक्चुअल पहले हुआ करती थी अब वो IIT JEE एडवांस है ना। खैर ये सारी बात एक तरफ, पॉइंट ये है कि इस क्वेश्चन को जो एग्जाम पूछ रही है वो एक अलग तरीके से, एक अलग पर्सपेक्टिव से आपको सोचवाना चाह रही है। वो चाह रही है कि आप इस नए थॉट से, इसको एक नए पैराडाइम से ला पाएँ, और वही मैं देना चाह रहा हूँ आपको कि अगर इस क्वेश्चन को मैं वर्कआउट करना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि ठीक है सर, आपने मुझे A दे दिया है, आपने मुझे AU1 दे दिया और AU2 दे दिया है, ठीक है। एक छोटा सा थॉट सुनिएगा स्टूडेंट्स, हम यहीं से शुरू करते हैं। मेरे पास AU1 है और मेरे पास AU2 है। क्या आपको बात समझ आ रही है? हमारे पास AU1 और AU2 अलग अलग दिए हैं, मैंने प्लस कर दिया, क्यों क्या आप समझ जाएंगे। एक और बहुत अच्छे हेल्प उन्होंने हमारी की है कि बात हो सर AU1 की या AU2 की, फॉर्चुनेटली या कोइंसिडेंटली A का जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्री मल्टीप्लिकेशन है U1 में भी और U2 में भी। क्या आपको याद आ रहा है सर, यहाँ पर अगर मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ A टाइम्स U1 प्लस U2। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं सर आप, क्योंकि हाँ ये हमने पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि अगर किसी मैट्रिक्स को दो अलग अलग मैट्रिक्स के सम में मल्टीप्लाई करना चाहें तो या तो उन दोनों मैट्रिक्स का पहले सम कर दीजिए और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर सर उन दोनों मैट्रिक्स में अगर ये प्री मल्टीप्लिकेशन हो रहा था तो उन दोनों का इंडिविजुअल प्री मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और फिर ऐड कर दीजिए, दोनों एक ही बात होगी। क्या आप पॉइंट समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन खत्म होने के अगर आप सीधे सोच पा रहे हो तो सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ऑल्दो इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हो सकते हैं। ग्रेजुअली जब आने वाले टाइम में आप और भी कई सारी प्रॉपर्टी सीख चुके होंगे तो उनके थ्रू आप इसे और एक और नए पर्सपेक्टिव से सोच पाएंगे। बट विद द लिमिटेड नॉलेज वी हैव, अभी तक हमने जिन कंसेप्ट्स को सीखा है उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को अगर हम वर्कआउट करें तो वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपके पास जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, जितनी ज़्यादा स्किल्स होंगी, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, जितने अच्छे से आपने चीज़ें बारीकियों में डिटेल में पढ़ी होंगी, जितने न्यूएंसेस आपने सीखे होंगे, जितनी इनसाइट्स आपके पास होंगे, उतने सारे तरीके आपके पास होंगे हर क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो अभी जितना पता है उसके बेसिस पे ट्राई करते हैं। इन अ लॉन्गर रन यू रियलाइज कि देखो सर इसको ऐसे भी कर सकते थे, आपने तो इसको वैसे करवाया था। आई एक्सेप्ट हर क्वेश्चन के करने के कई सारे तरीके होते हैं। तो उस क्वेश्चन को एक बार अभी जितना हमें पता है उस बेसिस पे ट्राई करते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैंने क्या किया, मैंने सोचा सर AU1 और AU2 अलग अलग दिए थे तो मैंने उसे लिख लिया A टाइम्स U1 प्लस U2। सर एक काम करते हैं, आपने AU1 दिया क्या था? सर AU1 जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था वो था 100। AU1 जो था वो था 100। तो AU1 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 100? बिल्कुल सर आप लिख सकते हो। अच्छा AU2 कितना दिया हुआ था? आई होप आप सोच पा रहे हो। सर AU2 अगर मैं देखूँ ध्यान से तो AU2 दिया था 010। ठीक है सर, AU2 हमें दिया गया था 010। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और कई सारी बारीकियां आप सीखोगे। सर ये किसके इक्वल होगा? सर ये इक्वल होगा A। अच्छा अगर मैं A लिखना ही चाह रहा हूँ तो क्या मैं A को A से रिप्लेस कर सकता हूँ? तो जो एक्चुअल A है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है A, तो एक्चुअल A क्या है? सर एक्चुअल A है ये 100, 210, 321। तो एक्चुअल A क्या है? सुनिएगा बहुत ध्यान से। सर एक्चुअल A है 100, 210 एंड ऑफ कोर्स 321। आई होप मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसको आप और भी आसानी से कर सकते थे अगर आपको इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट पता होता। खैर अभी नहीं पता है तो जितना पता है उसी से करते हैं। तो लिखा है 100, 210 एंड 321 है ना, 100, 210 एंड 321। अब बस मुझे इतना सोच के बता दो स्टूडेंट्स, प्लीज़ बात को समझिएगा। यहाँ पर U1 और U2 जो रहा होगा, U1 और U2 का जो सम रहा होगा वो कैसा मैट्रिक्स रहा होगा, उसके बारे में आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो? सुनिएगा बहुत ध्यान से। सर बात समझो, यहाँ पे ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? सर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। पहली बात तो सर अगर इस मैट्रिक्स से कुछ मल्टीप्लाई होना है, इस मैट्रिक्स से कुछ मल्टीप्लाई होना है तो उसका जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो 3 ही होंगी, क्योंकि इस मैट्रिक्स का कॉलम 3 है। कन्फर्मेबिलिटी, आई होप आपको बात समझ आ रही। तो जो भी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने वाले हो सर, हमें नहीं पता बट उसकी जो रोज हैं वो कितनी है? 3। मुझे कॉलम्स की जानकारी नहीं है, मेरा यकीन करिए आपको कॉलम्स की जानकारी है। कॉलम्स की जानकारी आपको इसलिए है क्योंकि सर अगर आप इस तरफ देखें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 1, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 3 × 1। तो जब दो मैट्रिक्स 3 × 1 3 × 1 के ऐड होंगे तो एक 3 × 1 का मैट्रिक्स बनेगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, एक 3 × 1 का मैट्रिक्स बनेगा। अगर यहाँ पर एक 3 × 1 का मैट्रिक्स बनेगा और मुझे राइट हैंड साइड पर भी 3 × 1 का मैट्रिक्स चाहिए तो सर ऑफ कोर्स पहली बात तो हमने क्या इंश्योर कर लिया? हमने ये इंश्योर कर लिया सर कि ये जो 3 है, ये जो 3 है, ये 3 इसके इक्वल है। बहुत बढ़िया, ये हमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मुझे जो राइट हैंड साइड पर रिजल्ट चाहिए उसका भी ऑर्डर क्या हो? जो राइट हैंड साइड पर मैट्रिक्स चाहिए उसका भी ऑर्डर 3 × 1 होना चाहिए। और वो जो है वो कुछ नहीं, वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से बन रहा है। अगर राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट बनेगा वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से बन रहा है और अगर उसका मुझे ऑर्डर 3 × 1 चाहिए तो ऑर्डर 3 × 1 इससे मिलेगा कि यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे क्या रहा होगा सर 1, तभी जाकर तो वो 3 × 1 का रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा, वो जो प्रोडक्ट बनेगा। क्या बात आपको डाइजेस्ट हुई?
ये बात बहुत क्रूशियल थी जो आपको समझ में आना जरूरी है। मैं इसको एक और पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। सर लेफ्ट हैंड साइड पे हमने जाना, हमने दो मैट्रिक्स को ऐड किया और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था सर 3x1 3x1। क्या बात आपको समझ आई? तो सर ऑफ कोर्स इससे जो मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा, वो बनेगा 3x1 का। सर राइट हैंड साइड पे हमको जो मिल रहा था, राइट हैंड साइड पे हमको क्या मिल रहा था सर, राइट हैंड साइड पर हमारे पास एक तो 3x3 का मैट्रिक्स था और इसमें कुछ मल्टीप्लाई होना है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई होना है। पहली बात तो सर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और कन्फॉर्मेबिलिटी के कंसेप्ट से मैं ये कह सकता हूँ, मैं बहुत ज़रूरी बात ये कह सकता हूँ कि सर अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी पहला जो चीज़ है वो 3 होना चाहिए। अगर मैं कन्फॉर्मेबिलिटी कहूँ तो इसका मतलब है कि ये जो कॉलम है ये रो के इक्वल होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये 3 होनी चाहिए। दूसरी बात सर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा वो हमें जो चाहिए वो इस ऑर्डर का चाहिए 3x1, क्योंकि LHS और RHS इक्वल है ना। और दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं? जब उसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो पहली बात, और फिर करस्पॉन्डिंग ईच एलिमेंट इक्वल हो। क्या आप बात समझ पा रहे हो? तो इस बेसिस पे मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा सर बड़ी सिंपल सी बात कि सर अगर यहाँ पर ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है और यहाँ पर अगर 3x समथिंग मुझे कुछ मैट्रिक्स चाहिए और मुझे रिजल्ट चाहिए क्या 3x1 लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो राइट हैंड साइड पर भी 3x1 चाहिए। तो सर 3x1 का 3 तो मिल गया, तो 1 बनाने के लिए क्या चाहिए, 1 ही तो चाहिए। क्या आप ये पूरा एडजस्टमेंट, ये पूरा सेटलमेंट समझ पा रहे हो? तो मुझे यहाँ 3x1 का एक कॉलम मैट्रिक्स चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स क्यों का? क्योंकि उसमें एक ही कॉलम है। अब सर एक ही कॉलम में अगर 3 रोज हैं तो इसमें कितनी एंट्रीज होंगी? इसमें 3 एंट्री होंगी। तो क्या अभी मेरी सहूलियत के लिए मैं इन 3 एंट्रीज को x, y और z कह सकता हूँ? आई होप इन बातों से आप बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं हो रहे और ये बातें आपको इजीली समझ आ रही हैं और यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। जो सब कुछ हमने अभी तक किया वो बहुत अच्छे से आप समझ पाए। विद दैट स्टूडेंट्स, अब अगर इसके आगे हम बढ़ना चाहें तो हम कैसे सोचेंगे, ये एक बार सोचिए, फिगर आउट करिए, फिर हम साथ में प्रोसीड करेंगे। देखो मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इन केस अगर आप भूल रहे हो, चीज़ें समझ नहीं आ रही। जैसे मान लो यहाँ पे मुझे कोई कहता है दो मैट्रिक्स हैं जो कि इक्वल हैं, तो दो मैट्रिक्स इक्वल दो ही सिनेरियो में हो सकते हैं। पहली बात तो अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर m×n है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी m×n ही होगा, मतलब जितने रो और जितने कॉलम इसमें भी उतने ही रो उतने ही कॉलम होंगे। दूसरी बात, अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है, जैसे मान लो यहाँ पर कुछ एलिमेंट है, यहाँ पर कुछ एलिमेंट है ना, और यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट है, बस ऐसे ही बना दे रहा हूँ रैंडमली, तो बिल्कुल ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ना, ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ये भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब ये यही होगा, ये भी वही होगा, ये सब सेम होंगे, तब जाकर ही आप दो मैट्रिक्स को इक्वल कह पाओगे। ये बात आप समझ पा रहे हो? सर अगर यहाँ पर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर सर एक 3x1 में 3x1 का मैट्रिक्स ऐड किया, तो मेरे ख्याल से बहुत टफ बात नहीं है, हम ऐड कर सकते हैं। मैट्रिक्स एडिशन याद है स्टूडेंट्स, ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन पर ही बेस्ड कंसेप्ट है। तो अगर यहाँ पर देखना चाहें तो 1 + 0 कितना हो जाएगा सर 1। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ, अगर मैं आपसे लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो 1 + 0 1, 0 + 1 1 और 0 + 0 0। तो ये एक वापस लेफ्ट हैंड साइड पर, आई एम रियली सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड पर मुझे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो ऑर्डर 3x1 का मिलेगा और उसमें जो एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी 1 1 एंड 0। क्या ये बात समझ आई? सर व्हाट अबाउट द राइट हैंड साइड? क्या आप देख पा रहे हो राइट हैंड साइड इज नथिंग बट एक 3x3 एंड 3x1 का मल्टीप्लीकेशन है। और सर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो हमें आता है, क्या आपको याद आ रहा है सर 1 0 0 को XYZ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 1 0 को XYZ से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3 2 1 को XYZ से मल्टीप्लाई कर दो। आई होप आसान है। तो अगर 1 0 0 को मल्टीप्लाई किया तो 1 × XX प्लस 0 × Y 0 प्लस 0 × Z 0। तो पहली एंट्री क्या मिलेगी? पहली एंट्री मिलेगी X। तो सर राइट हैंड साइड पर जो आपको पहली एंट्री मिल जाने वाली है वो क्या मिलेगी? X। क्या ये बात आपको समझ आई? आई होप आपको बात समझ आ रही है और ये 3x1 का ही मैट्रिक्स बनना है। सर अब क्या करेंगे, ये रो का काम खत्म हुआ क्योंकि इधर और कोई कॉलम है ही नहीं। अब सेकंड रो 2 1 0 को मल्टीप्लाई किया तो 2 × X 2x प्लस 1 × Y Y प्लस 0 × Z 0। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस y। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो होगी आपकी 2x प्लस y। आई होप ये बात आपको समझ आई। थर्ड एंट्री क्या होगी, सुनिएगा बहुत ध्यान से, 3 × X प्लस 2 × Y प्लस 1 × Z। तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस z। तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस z। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आई। अब मैं बड़ी बेसिक सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, चूंकि हम जानते हैं मैट्रिक्स में हम जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम होती है। अगर दो मैट्रिक्स सेम है तो कब होते हैं सर? पहली बात तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू मतलब 1 x के इक्वल होगा, 1 2x प्लस y के इक्वल होगा और 0 3x प्लस 2y प्लस z के इक्वल होगा। तो पहली बात तो जब 1 x के इक्वल हुआ, जैसे ही 1 x के इक्वल हुआ तो x की वैल्यू 1 हमें मिली, पहली वैल्यू। क्या ये बात आपको समझ आई? आई होप कोई डाउट नहीं है इसमें। दूसरी बात सर, जैसे ही 1 2x प्लस y के इक्वल हुआ, एक और रिजल्ट क्या मिला, 1 जो है वो 2x प्लस y के इक्वल हुआ। इससे क्या पता चल रहा है सर? इससे ये पता चल रहा है कि 2x में अगर x की वैल्यू 1 में रख देता हूँ तो कितना हो जाएगा 2,
और 2 इधर आया तो 1 माइनस 2 दैट्स -1, तो y कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स -1, तो y की भी वैल्यू मिल गई। आई होप बात समझ आ रही है। अच्छा सर एक और बात, यहाँ से एक और रिजल्ट आ रहा है कि सर 0 जो है वो 3x + 2y + z के इक्वल होगा, तो 3x + 2y + z के इक्वल है कौन 0। अगर इन सब के इक्वल है सर 0 तो आप क्या बता पा रहे हो, मैं बहुत ज़रूरी बात बता पाऊंगा सर कि आप देखो ध्यान से, x की वैल्यू 1 आई है, y की वैल्यू -1 आई है, तो 1 × 3 3। आई होप मैं लिख देता हूँ इसे, आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। x की वैल्यू 1 रिप्लेस की तो 3, y की वैल्यू -1 रिप्लेस की तो कितना -2, प्लस कितना स्टूडेंट z = 0। और अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, 3 - 2 1, तो z की वैल्यू कितनी आ जानी है सर, z की वैल्यू भी आ जानी है -1। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आपके पास 3 रिजल्ट्स आ रहे हैं क्रूशियल से, कौन कौन से सर, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 1। तो इस तरीके से आपके 3 रिजल्ट्स आए, x, y और z की वैल्यूज़। आपसे पूछा क्या गया था, आप ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में पूछा गया था कि u1 + u2 क्या होगा। बहुत ध्यान सुनना, u1 + u2 क्या होगा। आपने u1 + u2 निकाल लिया अगर आप देख पा रहे हो तो। आप क्वेश्चन समझो स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन था उसमें आपने लिखा था au1 + au2, au1 + au2 = a टाइम्स, हमने कंसेप्ट यूज़ किया a टाइम्स u1 + u2। इसी तरीके से IITJ में क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, तो a टाइम्स u1 + u2, तो आपने इसे कहा a, तो ये जो बच गया ये क्या है सर, यही तो u1 + u2 है। और u1 + u2 क्या है, x, y, z। सर u1 + u2 इज़ नथिंग बट दैट इज़ x, y एंड z। और सर जो मैंने x, y, z निकाले वो क्या है स्टूडेंट, सोच के देखिए जल्दी से। सर हमने जो x, y, z निकाले सर वो x, y, z आए 1 -1 -1। सो ये x, y, z क्या है सर, सर ये आते हैं 1 -1 एंड -1। सो डू यू रियलाइज ऐसा कोई ऑप्शन है क्या सर, ऐसा एक ऑप्शन है, कौन सा, क्या आपको क्लियरली दिख रहा है सर, ऐसा क्लियरली एक बहुत ही मज़ेदार सा ऑप्शन हमें दिखा, कौन सा, सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपको समझ आया, एक सीधा सा प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड क्वेश्चन था जो जेईई मेंस ने 2012 में पूछा। क्या क्वेश्चन था सर कि au1 और au2 दे दिए और a दे दिया और फिर u1 + u2 पूछा। तो अगर आपने बेसिक से कंसेप्ट्स पता है, अगर आपको स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टीज़ पता है तो आप बहुत इजीली सोच पाएंगे। हमने क्या क्या यूज़ किया, हमने मैट्रिक्स एडिशन यूज़ किया, हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया, हमने मैट्रिक्स की हमारी वो प्रॉपर्टी यूज़ की जो कंडीशन हमारी बहुत बेसिक से रिक्वायर्ड है। इसको भूले बिना आप मतलब कुछ भी मत करना, इसको बहुत ध्यान में रख कर करना, इसको बहुत अच्छे से अप्लाई करना। ये बात गलती से भी गलत मत कर देना, यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना स्टूडेंट्स। कन्फॉर्मेबिलिटी बहुत ज़रूरी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, और इसी बेसिस पे हमने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन वर्कआउट किया। आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। आज के लेक्चर में सारी चीज़ें क्लियर है। मेजरली हमने जो हमारा पहला पार्ट क्लियर किया था वहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीखा था। आज के लेक्चर में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को और क्लियरली समझा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे अच्छी एक क्लैरिटी डेवलप की और सीखा कि देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में चीज़ें ऐसे हो रही होती हैं, इनको ऐसे अप्लाई कर रहे होते हैं, और कई सारी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस किया। जैसे कि अगर आप देखना चाहें तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमने प्रॉपर्टीज सीखी, जैसे कि आप वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करते हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैसे आप एसोसिएशन अप्लाई करते हो, है ना, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा होता है, हर अलग अलग चीज़ें। हमने नल मैट्रिक्स की बात की कि अगर 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो कैसे होता है, 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स हो सकता है। ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज़ को बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया। रिक्वेस्ट बस एक छोटी सी है स्टूडेंट्स, मेरा यकीन है कि आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उनके नोट्स आप बनाते चल रहे हो, ऐसा मेरा पूरा यकीन है। नोट्स के साथ साथ आप सारे फॉर्मूले की चीट शीट बनाते चल रहे हो, तो जो भी मैं इंपॉर्टेंट कोई फॉर्मूला है, कोई इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ वो आप अलग से नोट डाउन कर रहे हो। एंड ऑफ कोर्स आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है जितने भी इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल आपको करवाए जा रहे हैं, आप वो जो भी लेक्चर्स के दौरान करवाए जा रहे हैं वो कर रहे हो। दूसरी चीज़, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करवाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवाते हैं वो कर रहे हो। जितने भी पास्ट ईयर्स क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड ऑफ कोर्स इसके अलावा आपके लिए DPPs हैं स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपके लिए क्वेश्चन बैंक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, ऐसा मेरा यकीन है। ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, ऐसा मैं मानता हूँ, तब ही जाकर आप IITJ एग्जाम के लिए कैपेबल हो पाएंगे, वो स्किल सेट डेवलप कर पाएंगे जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करें। ये ऑफ कोर्स थ्योरी है, जो बेसिक्स पता होना चाहिए, ये वो थ्योरी है, बट इस थ्योरी को आप यहाँ अप्लाई कर रहे हो क्योंकि ये एक एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है। तो कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी पता होना ज़रूरी है, वरना गड़बड़ कर रहे हैं हम। तो मेरा यकीन करिए, बार बार स्टूडेंट्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर करते चलिएगा। विद दैट स्टूडेंट्स, हमारा जो मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म है दैट इज़ www.magnetbrains.com। इस प्लेटफॉर्म पर आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, हम
ऑलमोस्ट हर सेक्टर, हर सेगमेंट में आपको क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, यानी कि किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स। इसके अलावा कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे IIT JEE, नीट, NTSE, ओलंपियाड, CUET। आपको करना सिर्फ इतना सा है, वेबसाइट पर जाना है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन है। क्वालिटी आप खुद लेक्चर्स देखकर फील कर रहे हो, और कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट का ही मतलब है, मतलब कोई ऐसा नहीं है ट्रायल वर्जन खत्म हो जाएगा फिर पेड वर्जन की फीस देनी होगी। पूरा कोर्स, पूरा प्रोग्राम, पूरा मॉड्यूल एट एब्सोल्युटली नो कॉस्ट, एट एब्सोल्युटली ज़ीरो कॉस्ट, है ना। आपको क्या करना है, पोर्टल पर आप जाएंगे, आप जब कोर्सेज एक्सप्लोर करेंगे तो आप देखिएगा आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, सब कुछ। जैसे अगर आप IIT JEE एस्पिरेंट है तो आप IIT JEE पर क्लिक करेंगे। क्लास वाइज 11th क्लास के अलग, 12th क्लास के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलग अलग सब्जेक्ट वाइज लेक्चर अरेंज हैं। फाउंडेशन लेक्चर्स भी हैं आपके, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 12th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स देखना चाहते हैं मैथ्स के, तो आप यहाँ वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा सेक्शन ओपन हो जाएगा। ये वो सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट जो इंडिया के टॉप टीचर्स आपको IIT JEE मॉड्यूल में डिलीवर करने का अश्योरेंस देते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं। जो भी लेक्चर आपको देखना है, जो लेक्चर रिकॉर्ड होते चले जा रहे हैं, यहाँ पर चैप्टर वाइज चीज़ें रखी हुई हैं। जैसे आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ना चाहें, जो भी आप लेक्चर देखना चाहें, वहाँ वॉच नाउ पर क्लिक करिए। उसी लेक्चर को आप फुल स्क्रीन में बफर फ्री मोड में यहीं एंजॉय कर पाएंगे। एंड ऑफकोर्स स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लिंक, जिससे आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन अगेन ऑफकोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे खास बात स्टूडेंट्स, हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट, ये अगेन पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। यही सारे लेक्चर्स वहाँ भी प्लेलिस्ट में प्रॉपर्ली अरेंज्ड हैं, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए स्टूडेंट्स, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करेंगे। हर वो वीडियो जो आपके काम का रिलीज़ होता है, जो यहाँ रिफ्लेक्ट होता है, वो वहाँ पर भी रेप्लिकेट होता है, और वहाँ पर भी आप इजीली सारे नोटिफिकेशंस के साथ टाइमली उन्हें देखेंगे, ताकि आपका बैकलॉग क्रिएट ना हो और आप सारी चीज़ें टाइमली कर पाएँ, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपके पास वक्त हो एंड सफिशिएंटली आप कर पाएँ। एंड ऑफकोर्स स्टूडेंट्स, आपके डाउट्स फॉरवर्ड करने वाला लिंक, जहाँ पे आप क्लिक करके अपने डाउट्स हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो भी आपको लेक्चर देखना है, यहीं वॉच नाउ पर क्लिक करिए। DPP सब कुछ यहाँ सिक्वेंशियली ऑर्डर में अरेंज्ड है ना। इसी के बाद जब आपके DPP के सोल्यूशन आ जाएंगे, फिर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक, PYQ, सब कुछ हम सीक्वेंशियली आपके लिए लेकर आने वाले हैं। बस बने रहिएगा हमारे IIT JEE चैनल पर। तो जैसे ही आप फुल स्क्रीन पर देखेंगे, यहाँ से आप फुल स्क्रीन पर क्लिक करके सारे लेक्चर्स एंजॉय कर सकते हैं और अपनी IIT JEE जैसी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यकीन करिए, वीडियोस आपकी मेरे ख्याल से बहुत मदद कर रहे होंगे, इनसे आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं और काफ़ी हेल्प हो रही है। तो इन्हें लाइक ज़रूर करते रहिएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, चैनल को सब्सक्राइब करने से कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपका मिस नहीं होगा। एंड द मोस्ट क्रूशियल पार्ट स्टूडेंट्स, एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कई सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से शेयर करिए, ताकि वो भी इस प्रोग्राम से बेनिफिट हो सकें। विद दैट वी आर कॉलिंग इट अ डे। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।